हे एवरीवन, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आज हम मिले हैं डिस्कस करने एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियोस बुकलेट जो आईसीआई का है उसका हम 31 से लेके 40 तक केस सिनेरियो सॉल्व कर रहे हैं। मुझे इसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट है आप लोगों में से एंड मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो बनाते हैं एंड 31 से 40 एकदम कम टाइम में और सारे प्रोविजंस कैलकुलेशंस और सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, तो अपन चालू करें 31 to 40। सर हम लोग फर्स्ट टू 30 कैसे करें? तो बेटा फर्स्ट टू 30 के लिए मैं कल या परसों में एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मेरी पुरानी फाइल जो है ना उसी को पूरी मर्ज करके प्लस उसमें इतने चेंजेस है, इतने क्वेश्चन चेंज हुए हैं, वो क्वेश्चन चेंज करके ऐड करके कल या परसों में, परसों तक का टाइम दे दो, पूरे 30 केस सिनेरियो एक ही फाइल में जो 4 to 4.5 आवर्स की रहेगी उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा और साथ में उसका सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सर इसके अलावा सर एमसीक्यू जो है 1 से 120 तक उसका बेटा ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने 2.5 आवर्स में पूरे 120 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे सॉल्व करवाया है पूरा सॉल्यूशन के साथ और टेलीग्राम चैनल पे उसके नोट्स भी है, सॉल्यूशंस भी है। इसके सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और सर कलर स्कीम जो मेरी एक बार सुन लो आप कि ये कलर स्कीम क्या है। तो हम क्या करते हैं ना कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन रहता है और जो भी एडजस्टमेंट रहते हैं हम रेड कलर से करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का हम ब्लू कलर से करते हैं, थर्ड क्वेश्चन ग्रीन कलर से, फोर्थ येलो से एंड फिफ्थ अपन करते हैं पर्पल से। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है कि थोड़े जो सॉल्यूशंस रहते हैं वो एक क्वेश्चन में थोड़े डिफर हो जाते हैं, उसको सेपरेट करना ईजी होता है। ठीक है, तो इतनी बातें करनी थी सर, बहुत बातें कर लिए, अब पढ़ाना चालू कर दो बस। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। और अगर आपको पसंद आएगा लेक्चर ये वाला तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, प्लस सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो चैनल पे तो। ठीक है, लेट स्टार्ट। तो गाइस 31st क्वेश्चन कर रहे थे अपन सबसे पहले। 31st क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मिस्टर हर्षित, अ रेसिडेंट इंडियन, इज इन रिटेल बिजनेस इन मुंबई एंड हिज टर्नओवर फॉर FY 2021 वाज ₹8 करोड़। देखो पिछले साल का टर्नओवर दिया है, पिछले साल का टर्नओवर दिया है वो 8 करोड़ दिया हुआ है। मतलब क्या आपको क्लिक होना चाहिए क्या कि पिछले साल का टर्नओवर अगर 8 करोड़ है मतलब 10 करोड़ से कम टर्नओवर है, मतलब 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको TDS 194Q में नहीं काटना पड़ेगा। करेक्ट सर। दूसरा, ही रेगुलरली परचेजेस गुड्स फ्रॉम अनदर रेसिडेंट मिस्टर प्रणव हु इज अ होलसेलर इन मुंबई। द एग्रीगेट पेमेंट्स मेड बाय मिस्टर हर्षित टू मिस्टर प्रणव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ गुड्स वर ₹80 लाख। 80 लाख का इन्हें परचेज किया। ठीक है, और ये उसमें इंस्टॉलमेंट्स दी कब कब कितना कितना किया। तो मिस्टर प्रणव टर्नओवर फॉर FY 2021 वॉज ₹11 करोड़। अब जो मिस्टर प्रणव है जो सेलर है उनका पिछले साल का टर्नओवर कितना है सर? 11 करोड़। मतलब यहाँ पे वो क्या क्लिक होना चाहिए कि उसका सेलर का टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ऊपर है, मतलब क्या उसको 206C1H एप्लीकेबल होगा। क्या एप्लीकेबल होगा? 206C1H। करेक्ट। तो सर ये 80 लाख पे तो ना टर्न अपने को TCS काटना पड़ेगा, किसको? सेलर को। कितना? 0.1% पे। कितने अमाउंट पे सर? 50 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे TCS काटना पड़ता है। तो यहाँ बेसिकली 80 लाख हुआ है तो अपने को 30 लाख पे TCS काटना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन में पूछेगा कहीं ना कहीं ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर प्रणव पेड ₹5 लाख ऑन 1921 टू मिसेस थॉमस कुक फॉर अ हॉलीडे पैकेज टू सिंगापुर फॉर अ वीक विथ हिज फैमिली। तो क्या हुआ? ओवरसीज फॉरेन ट्रैवल टूर पैकेज। ठीक है, तो इसमें कौन सा TCS करता है? आपको फिर से क्लिक हो जाना चाहिए। बेटा सर आप बीच बीच में कॉन्सेप्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हो? बेटा ये सब चीज़ें क्वेश्चन पढ़ के आपको क्लिक होना चालू हो जाना चाहिए। अगर ये चीज़ें क्लिक नहीं हो रही है मतलब आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाला, सीधी सी बात है। तो जैसे अपने ये पढ़े अपने को क्लिक होना चाहिए TCS अंडर सेक्शन 206C1G लगता है जो ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज में लगता है। ठीक है, उसमें साथ में एक और TCS आता है, कौन सा वाला? जब अपन रेमिटेंस करते हैं आउटसाइड इंडिया, तो वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछेगा आगे। ठीक है, he also took an educational loan of ₹15 lakh on his son's 2-year Master of Public Administration program in Columbia University, USA। यूएसए में उसने अपने बेटे को पढ़ाई करा रहा है तो उसके लिए MBA करवा रहा है, तो वहाँ के लिए उसने लोन लिया, एजुकेशनल लोन। ठीक है, और उन्होंने रेमिट कर दिया थ्रू ऑथराइज डीलर अंडर LRS ऑफ RBI। ठीक है, फॉर हिज डॉटर्स MBA इन लोवा यूनिवर्सिटी USA ही रेमिटेड ₹12 लाख ऑन 15 to 22 आउट ऑफ हिज पर्सनल सेविंग्स। बेटा बेटी के लिए उसने क्या किया? बेटी के लिए पर्सनल सेविंग्स से भेजा। बेटे को क्या किया? बेटे को लोन लेके भेज दिया। देखो हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसे होता है। ठीक है, तो बेटी के लिए उसने आउट ऑफ पर्सनल सेविंग्स भेजा और बेटे को क्या किया? बेटे को उसने लोन लेके भेजा। ठीक है,
Mr. Pranav also remitted rupees 6 lakh on 28/3/22 out of his personal savings under LRS through Bank of India Bandra branch as a gift to his sister residing in London. अपनी बहन के लिए गिफ्ट भेजा उसने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या बातें होने वाली है। तो TDS TCS प्रोविजन पूछ रहा है वो अट्रैक्ट होंगे क्या इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज सेल ट्रांजेक्शन बिटवीन मिस्टर हर्षित और मिस्टर प्रणव। अब मिस्टर हर्षित और मिस्टर प्रणव के बीच में जो परचेज एंड सेल के ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें आपको पता है 194 क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो परचेजर है मिस्टर हर्षित उसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो क्या उसको 206C सॉरी 206C नहीं, उसको क्या 194 क्यों लगेगा, नहीं लगेगा। बट जो सेलर है मिस्टर प्रणव उसका टर्नओवर लास्ट ईयर में 10 करोड़ के ऊपर है, तो क्या उसको 206C1H का TCS लगेगा। यस सर, उसको 206C1H में TCS काटना पड़ेगा। कितना, 0.1% ऑफ एनी अमाउंट दैट इज एक्सेस ओवर 50 लाख रुपीज़। तो 30 लाख के अमाउंट पे 0.1% से TCS काटना पड़ेगा। यस, मिस्टर प्रणव हैज़ टू कलेक्ट टैक्स एट 0.1% ऑफ 30 लाख रुपीज़। ठीक है, डन, ओके। 31.2 पढ़ते हैं। इन केस ऑफ फेलियर टू फर्निश पैन बाय डिडक्टी और कलेक्टी एज रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन आंसर टू 31.1 अबाउ, व्हाट वुड बी द एप्लीकेबल रेट ऑफ TDS TCS। तो बेटा 206C1H जो सेक्शन होता है, अगर उसमें आपका जो कलेक्टी है उसने अगर पैन नहीं दिया तो आपको 0.1% की जगह 1% पे TCS काटना पड़ता है। ठीक है, तो 1% इज द आंसर। ठीक है, वेरी इजी। सर, इज थॉमस कुक रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन रिसीट ऑफ 5 लाख फ्रॉम मिस्टर प्रणव फॉर हॉलीडे पैकेज टू सिंगापुर। मैंने बोला था ये TCS वाली बात आएगी। और दूसरा, उनने जो अपने बेटे और बेटी को लोन एजुकेशन में बाहर भेजा एजुकेशन के लिए, उस पर TCS काटना पड़ेगा क्या ऑथराइज डीलर को। तो देखो यहाँ बात चल रही है 206C1G, ये सेक्शन पढ़ लेते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन देखो ग्रीन वाला लिखा हुआ है, मतलब थर्ड क्वेश्चन का ये एडजस्टमेंट है, और जो येलो बना हुआ है ये फोर्थ क्वेश्चन का एडजस्टमेंट है। ये मैंने कलर ऐसे मजाक में नहीं किया हूँ, ठीक है, मजा आता है इसलिए नहीं किया हूँ, ऐसे मतलब उसका मतलब है इसलिए किया हूँ। ठीक है, तो सर, इन केस ऑफ सेल ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, इफ सेलर रिसीव्स एनी अमाउंट, सेलर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS एट 5% फ्रॉम बायर। तो सेलर को ऑथराइज डीलर को क्या करना पड़ेगा सर, 5% TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इनने कितना पैसा दिया उसको, 5 लाख दिया, तो 5 लाख पे 5% कितना हो गया, 5 लाख 5% 25,000 हो गया। तो पहला पॉइंट तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर प्रणव इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेमिटेंस ऑफ अमाउंट्स ओवरसीज फॉर हिज सन्स एंड डॉटर्स एजुकेशन। अब उसने अपने सन के लिए और डॉटर के लिए एजुकेशन के लिए बाहर पैसा भेजा, तो उसमें कितना TCS करता है देख लेते हैं। देखो, इन केस ऑफ एन ऑथराइज डीलर हु रिसीव्स एन अमाउंट ऑफ मोर देन ₹7 lakhs इन अ प्रीवियस ईयर फ्रॉम अ बायर, जो रेमिट कर रहा है अमाउंट आउट ऑफ इंडिया अंडर LRS ऑफ RBI, then he is required to collect TCS at 5% in excess of 7 lakh। 7 लाख के ऊपर 5% पे TCS कलेक्ट करना पड़ता है। बट सर नोट, इफ द रेमिटेड अमाउंट इज आउट ऑफ एजुकेशनल लोन, देन TCS रेट शैल बी 0.5% इंस्टेड ऑफ 5%। तो बेटा एक जो ऊपर हुआ है बेटे का, वो आउट ऑफ एजुकेशनल लोन हुआ है, वहाँ कितना करना पड़ेगा 0.5%, और जो बेटी का हुआ है वो आउट ऑफ पर्सनल सेविंग्स हुआ है, तो वहाँ पे करना पड़ेगा 5%, और दोनों इन एक्सेस ऑफ 7 लाख करना पड़ेगा। तो देखो, जो उसने 15 लाख आउट ऑफ एजुकेशन लोन दिया है बेटे का, उसमें अपन 15 माइनस 7 लाख 8 लाख पे 0.5% से TCS कलेक्ट कराएंगे, और जो 12 लाख किया उसने आउट ऑफ पर्सनल सेविंग्स तो अपने डॉटर के लिए किया है, उस पर 5% ऑफ 12 माइनस 7 लाख, 7 लाख के ऊपर 5% कराएंगे, तो 5 लाख पे 5%। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आंसर TCS at 0.5% of rupees 8 lakhs and TCS at 5% of rupees 5 lakh are attracted in respect of remittance for sons and daughters education respectively। ठीक है, are TCS provisions attracted in respect of remittance of gift to sister? If so, what is the amount of tax to be collected from Mr. Pranav? तो उनने जो गिफ्ट भेजा अपनी बहन को, उसके लिए क्या TCS लगेगा? यस, ये भी उसने अमाउंट रेमिट किया आउट ऑफ इंडिया, तो कितना लगेगा 5%। सर 7 लाख की लिमिट तो ऑलरेडी अपन एक्सीड कर चुके हैं, ऊपर इसमें रेमिट कर चुके हैं, तो पूरे 6 लाख पे 5% कट जाएगा। कितना, 6 लाख पे 5% 30,000, सिंपल। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना, और आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा, अपन थोड़ा सा इसमें ना फास्ट चलेंगे, जहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, वहाँ पॉज कर लो और चीज़ें पढ़ लो एक बार, या फिर जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है वो अपनी बुक में से खोल के पढ़ाई कर लो, क्योंकि ये हमको कम से कम टाइम में कवर करना है। अगर बहुत टाइम लगाना होता तो आप खुद ही कर लेते, मैं क्यों आया यहाँ पे कम से कम टाइम में कवर करवाने। ठीक है, इसलिए मैं सारे सॉल्यूशंस लिख के लेके आया हूँ।
आप बैठ के सॉल्व करोगे ना इसको तो एक में कम से कम आधा घंटा लगेगा आपको। मैं पूरा 1 सवा 1.5 घंटे में आसपास में पूरा 10 करवा दूंगा, ठीक है। ए लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी which has invested in shares of other Indian and foreign companies. During the previous year 2021-22, A Limited received dividend from these companies as follows. तो A Limited ने कुछ इंडियन और फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उसको डिविडेंड मिला। तो किस किस में इन्वेस्ट किया देखते हैं। बी लिमिटेड में किया है 10%, सी इंक में किया है 22%, डी इंक में किया है 30% एंड ई लिमिटेड में किया है 15%, ठीक है। डिविडेंड उसको मिला कितना कितना, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 3,20,000, टोटल मिला उसको 15,20,000 का डिविडेंड, करेक्ट। उसने एक्सपेंसेस इतने किए हैं, कौन से एक्सपेंसेस सर ये, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन लोन बोरोड फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है। अब आपको याद होगा सर सेक्शन 57 में ये अप टू 20% ही अलाउड रहते हैं, ये जो एक्सपेंडिचर रहता है। आपने अगर डिविडेंड कमाने के लिए जो इन्वेस्ट किए शेयर्स में, उसके लिए अगर लोन लिए हो तो उस पर जो इंटरेस्ट रहता है ना, वो कितना अलाउड रहता है आपको, वो अलाउड रहता है 20%, अप टू 20%। तो यहाँ पे अपन ने अप टू 20% निकाल लिया सबका, ठीक है। तो अप टू 20% अपन अलाउ करेंगे। तो देखो 45,000, 2 लाख का 20% 40,000, 4 लाख का 20% 80,000, 6 लाख का 20% 120 एंड 320 का 20% 64, ठीक है। तो इतना एक्सपेंस आपको अलाउड रहेगा, करेक्ट। चलो, अब ए लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ ₹6 lakhs फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 इन जून 21 एंड डिविडेंड ऑफ 7 lakhs फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 इन जुलाई 22, ठीक है। मिस्टर आकाश एंड मिस्टर आरव आर 2 brothers हु हैव इन्वेस्टेड इन, अच्छा चलो मिस्टर आकाश आरव के बारे में बातें बाद में पढ़ते हैं। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें अपन क्वेश्चन वाइज चलेंगे। जहाँ जहाँ केस नैरोज बड़े बड़े हैं वहाँ पे हम पूरा केस नैरो नहीं पढ़ना है अपने को, पहले अपने को क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, उस हिसाब से अपन केस मतलब ऊपर रीडिंग करेंगे। जैसे अपन अनसीन पैसेज में करते थे बचपन में, क्या करते थे, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते थे, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, फिर अपन ऊपर देखते थे क्या क्या पूछा है, मतलब क्या दिया हुआ है। क्योंकि जहाँ जहाँ बहुत बड़े बड़े केस नैरोज आएंगे ना, वहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले पूरा केस नैरो पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो। ज़्यादा स्मार्ट तरीका ये है अपन क्वेश्चन पढ़ के समझ लें कि क्या क्या पूछा है इसने, उसी हिसाब से फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। चलो, तो अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनकम इंक्लूडेबल इन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ ए लिमिटेड फॉर द AY 22-23 अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो सर डिविडेंड कितना रहेगा, तो 15,20,000 का डिविडेंड उनको मिला है, उसमें एक्सपेंस इतना अलाउड रहेगा 3,04,000, करेक्ट। तो 15-20 में 3,04,000 एक्सपेंस अलाउ करने के बाद 12,16,000 आपका डिविडेंड की इनकम आएगी, ठीक है। तो बी इज द आंसर 12,16,000। बट यहाँ पे तो डी आंसर दिया हुआ यार, एक मिनट को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर डी, अच्छा डी ही है आंसर 1336, अपने तो 1216 आ रहा है। मैंने कुछ गलती की है क्या, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। देखो कुछ गलती की है क्या, देखो 20%, 20%, 20%, 20%, सही तो किए यार, सही तो किए हैं, ऐसा कैसे चलेगा यार, कुछ गलती हो गई, मेरे को चेक करना पड़ेगा, बाद में अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सर बहुत ही बकवास, एकदम बुरी एक्टिंग करते हो, बहुत बुरी एक्टिंग करते हो। तो बेटा मैं एक्टिंग क्यों कर रहा था, आपको याद दिलाने के लिए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क करने के लिए। क्या सतर्क करने के लिए, देखो एक तो पहले इसको मिटाओ यहाँ से, मिटा दो मिटा दो, गलत आंसर को सही आंसर को लेके आओ। देखो मैंने छुपा के रखा हूँ सही आंसर यहाँ पे। फिर ऐसा क्यों किया आपने बेटा, ताकि क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 90% बच्चे गलती कर सकते थे, इसलिए मैंने ये गलती आपको शोकेस करके दिखा दी ताकि आप एग्जाम में ना करो। क्या सर क्या गलती कर सकते थे बेटा, डी इंक में जो अपन ने इन्वेस्ट किए हैं वो एक फॉरेन कंपनी है, डी इंक एक फॉरेन कंपनी है और उसमें अपन ने 30% इन्वेस्ट किए हैं। मतलब अगर फॉरेन कंपनी में आप 26% के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, आपका वोटिंग पावर 26% के ऊपर है, तो सेक्शन कौन सा लगता है आपको, 115 BBD, जिसमें आपको वहाँ से जो भी डिविडेंड मिलता है वो टैक्सेबल रहता है एट द रेट ऑफ 15%, राइट। और उस पर कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं होता सर, वो जो डिविडेंड रहता है वो ग्रॉस डिविडेंड टैक्सेबल रहता है। मतलब ये जो डिविडेंड है ये ग्रॉस टैक्सेबल होगा, इस पर कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। तो ये जो 120 है ये अलाउड ही नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ कितना अलाउड रहेगा सर, 184 अलाउड रहेगा, ठीक है। 184 अलाउड रहेगा, तो सर 184 अलाउड रहेगा तो आंसर क्या आएगा, 13,36,000, ठीक है।
₹50 काटोगे तो नहीं ना ओवर एक्टिंग का? बहुत ही गंदी एक्टिंग करता हूँ मैं, पता है मुझे, इसलिए मैं एक्टर नहीं बना, यहाँ पे आ गया। 32.2 What is deduction allowable under section 80M to A Limited for AY 22-23? You may assume that dividend received by A Limited in FY 2021 is same as in FY 21-22. तो डिविडेंड कितना मिला उनको बेटा? डिविडेंड मिला उनको, देखो 15,20,000, ठीक है, 15,20,000 उनको डिविडेंड मिला है। डिविडेंड पे कितना किया उन्होंने? उन्होंने डिविडेंड पे किया है 6 लाख किया था 2021 में, और 21-22 का उन्होंने किया 7 लाख रुपीज़। तो एटीएम रिडक्शन कितना मिलता है सर? डिविडेंड पेड और डिविडेंड रिसीव्ड विच एवर इज लोअर। तो डिविडेंड पेड है 7 लाख और रिसीव्ड है 15.2 लाख, विच एवर इज लोअर, दिस इज लोअर, तो 7 लाख अलाउड रहेगा आंसर, ठीक है, दैट इज द आंसर, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सर व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर आकाश for AY 22-23 under the provision of Income Tax Act 1961 if he wishes to make maximum tax saving? अब यहाँ बोल दिया if he wishes to make maximum tax savings, मतलब क्या कि अपन चेक करेंगे क्या 115 BAC भी चेक करेंगे, नॉर्मल प्रोविजन भी चेक करेंगे, साथ में 115 BAC भी चेक करेंगे, ठीक है। तो सर पहले आकाश के बारे में पढ़ तो लेते हैं अपन। आकाश है कौन? मिस्टर आकाश एंड मिस्टर आरव आर 2 brothers who have invested in shares of A Limited। A Limited के शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। बोथ ऑफ देम वर बॉर्न इन इंडिया, देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर ऑल्सो बॉर्न इन इंडिया, मतलब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। मिस्टर आकाश इज एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इन हैदराबाद। ही इज एम्प्लॉयड विद अ लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट अ सैलरी ऑफ ₹1 लाख पर मंथ, मतलब 12 लाख साल भर की इनकम है इसकी। हिज ब्रदर मिस्टर आरव इज सेटल्ड इन कंट्री वाई सिंस द ईयर 2011, इज अ सिटीजन ऑफ कंट्री वाई एंड इज अ पार्टनर विद अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म। चलो आरव के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तब। अभी मिस्टर आकाश के बारे में पढ़ लिया अपन ने कि भाई 12 लाख की सैलरी है उसकी, ठीक है, और वो ए लिमिटेड में जो होल्डिंग रखता है उसके बारे में देख लेते हैं कितना डिविडेंड मिलेगा उसको वहाँ से। तो आकाश को डिविडेंड मिल रहा है जो, वो कितना मिल रहा है सर? 60,000 मिल रहा है, ठीक है। उसमें उसने इन्वेस्ट कितना किया है, मतलब एक्सपेंस कितना किया उसने? 15,000। अलाउड कितना रहेगा सर? सिर्फ 12,000, ठीक है। तो 60 में से 12,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 48,000। तो देखो दो इनकम हो गई उसकी, एक तो 12 लाख हो गई सैलरी की और 48,000 डिविडेंड की इनकम हो गई। 12 लाख सैलरी की इनकम हो गई और 48,000 डिविडेंड की इनकम हो गई। तो सर कितने, देखो सैलरी में 12 लाख, पहले नॉर्मल प्रोविजन करते हैं, 12 लाख में से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला 50,000, तो अपनी 1150 हो गई सैलरी की, फिर प्लस कर दिया अपने डिविडेंड इनकम, तो 1198 अपनी इनकम आ गई। अब अपन टैक्स एज पर स्लैब रेट्स निकाल दिए, कितना है? 178,776, करेक्ट। अब सर 115 BAC में निकालते हैं, कितना है? सैलरी 12 लाख रुपीज़, स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ भी नहीं, क्यों? क्योंकि 115 BAC में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, ठीक है, 12 लाख। सर डिविडेंड इनकम 48,000, कितना हो गया सर? 12 लाख 48,000। टैक्स रेट्स एज पर स्लैब रेट्स, जो 115 BAC के स्लैब रेट्स है उसके हिसाब से निकालेंगे अपन। आप अभी रुको, यहाँ पॉज करो और कैलकुलेट करो, आपका आएगा 129,584, ठीक है। पहले 5 फिर 10 ऐसे करते करते निकालोगे तो इतना आएगा। अब सर इतना आ गया, तो अभी देखो इसको कौन सा लेना चाहिए? इसको ये वाला लेना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर टैक्स बच रहा है उसका, तो वो लेगा, देखो बेटा 129,580, 584 आया अपना, राउंड ऑफ हो जाएगा 129,580 में, तो आपका वो आंसर आ गया, ठीक है। व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर आरव फॉर AY 22-23, ठीक है। तो आरव के बारे में डिटेल्स पढ़ लेते हैं अपन। तो आरव का है सेटल्ड है कंट्री वाई में सिंस 2011, ही सिटीजन ऑफ कंट्री वाई एंड इज अ पार्टनर विद अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म इन कंट्री वाई। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कंट्री वाई फर्म फॉर FY 21-22 इज CYD 1,20,000 which was credited to his bank account in country Y. The value of 1 CYD may be taken as ₹25. He is not subject to income tax in country Y since the share of profits of a firm is exempt in the hands of partners in country Y. ठीक है। मिस्टर आरव विजिट्स इंडिया फॉर 4 months इन कंटिन्यूएशन एवरी ईयर, हर साल 4 महीने आता है वो, ठीक है। ही अर्न्स इंटरेस्ट ऑफ ₹14 lakhs फ्रॉम FD विद बैंक ऑफ इंडिया। तो बेटा मिस्टर आरव की दो इनकम है यहाँ पे, एक तो 14 लाख FD की इनकम है जो इंटरेस्ट आती है, प्लस 90,000 का उसको डिविडेंड इनकम है इस साल, ठीक है। तो 90,000 में उसको एक्सपेंस अलाउड रहेगा 18,000 20% तक, तो उसकी इनकम हो गई 78,000। तो उसकी इनकम टोटल कितनी होगी? 14,78,000, नहीं 72 हो गए, सॉरी 78 बोल दिया मैंने, 14,72,000, ठीक है, 18,000 माइनस करने के बाद। तो बेटा आपको अगर याद होगा, अब अपने को उसको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, तो सर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए 3 लोगों में
क्या होता है, 3 लोगों की सेकंड बेसिक कंडीशन अपन चेक नहीं करते। कौन 3 लोग? पहले तो जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर गए हैं, दूसरे जो क्रू मेंबर ऑफ शिप है, ठीक है, तीसरे ऐसे इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनका एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस सेटअप है आउटसाइड इंडिया और वो विजिट करते हैं इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड देयर टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, मतलब इंडिया से जो इनकम आती है इंडियन सोर्स से, इज अप टू रुपीज 15 लाख। 15 लाख तक की इनकम है तो सेकंड बेसिक कंडीशन चेक ही नहीं करते अपन, ओनली बेसिक कंडीशन नंबर 1 इज एप्लीकेबल। मतलब क्या सर? इनकी इनकम कितनी सर? इनकी 1472 है, तो क्या ये इसमें आ जाएंगे? यस, इसमें आ जाएंगे। मतलब ये क्या हो जाएंगे? इनकी सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल होगी कि इनको अगर ये 182 डेज से ज़्यादा रह रहे हैं इंडिया में तो ही रेसिडेंट होंगे, नहीं तो रेसिडेंट नहीं होंगे, नहीं तो ये नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। तो ये भाई हर साल कायम में आते हैं, हर साल ये आते हैं 4 महीने के लिए, मतलब 120 डेज के आसपास कुछ आते हैं। और इनकी इनकम कितनी है? इनकी इनकम है 14.72 लाख, मतलब 15 लाख से कम है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन इनको एप्लीकेबल नहीं है, तो सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करेंगे और ये हो जाएंगे नॉन रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 32.5। व्हाट इज द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर आरफ अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर AY 22-23 इफ ही विशेस टू मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग। अब ये एनआर है तो एनआर की सिर्फ इंडिया की इनकम टैक्सेबल होगी, बाहर की इनकम से हमको मतलब नहीं है। तो ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन में देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन एफडी 14 लाख और डिविडेंड 72,000। 115 BSE में भी सेम है, 14 लाख इंटरेस्ट ऑन एफडी और डिविडेंड है 72,000। ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 14,72,000। ठीक है, अब 14,72,000 इनकम हो गई इनकी, तो दोनों में सेम है और कोई भी डिडक्शंस भी नहीं है इनके। तो अगर दोनों में सेम इनकम है तो ऑब्वियसली 115 BSE में टैक्स कम आएगा। अगर दोनों में सेम इनकम है तो 115 BSE में टैक्स कम आएगा, तो वो क्या सिलेक्ट करने बोलेंगे अपन उसको? 115 BSE। ठीक है, और 115 BSE निकाल लो आप, कितना टैक्स आएगा उसमें स्लैब रेट से? अभी पॉज करो और निकालो, देखो इतना आएगा 18500 प्लस सेस 187,720, तो 187,720 इनका टैक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके बेटा 2 क्वेश्चन खत्म हो गए, क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। द फॉलोइंग डिटेल्स पर्टेन टू मिस्टर अरविंद एंड हिज 3 ब्रदर्स मिस्टर अर्जुन, आनंद एंड आकाश। देखो अरविंद, अर्जुन, आनंद, आकाश, ऐसे नाम इसलिए देते हैं इन लोग ताकि अपन और कंफ्यूज हो जाए, अपने को कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पे अगर आपको ऐसे 4 नाम आएंगे तो आप पक्का सिली मिस्टेक कर सकते हो इनके नाम में कंफ्यूज होके, तो इन लोग ऐसे क्वेश्चन इसीलिए फ्रेम करते हैं। ठीक है, मिस्टर आकाश इज एंगेज इन द प्रोफेशन और बाकी 3 रिटेल ट्रेड बिजनेस में। आकाश प्रोफेशन में, बाकी 3 रिटेल ट्रेड बिजनेस में। ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है ना, समझ जाने का कि ये 44 AD की तरफ ले जा रहा है आपको, 44 AD के बारे में पूछने वाला है, बहुत चीज़ें इसमें। तो अपन देखते हैं 33.1, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल टू डिक्लेयर इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर AY 22-23। तो देखो प्रिजम्पटिव में कौन कौन आएगा देखना है अपने को। तो ये तो रिटेल ट्रेड में, मतलब इनको 44 AD चेक करेंगे अपन, तो इसको 44 AD लगेगा क्या? यस, 1 करोड़ से कम है तो 44 AD लग सकता है। इसको लगेगा क्या? यस, क्योंकि 2 करोड़ से कम है, सॉरी ये भी 2 करोड़ से कम है, तो 95 लाख है, 2 करोड़ की लिमिट हो गई 44 AD के लिए, तो ये दोनों 2 करोड़ से कम है तो इनको लग सकता है। बट इसको 44 AD लगेगा क्या? नहीं सर, ये एलिजिबल नहीं है 44 AD के लिए, क्योंकि 44 AD सिर्फ 2 करोड़ तक के लिए होता है। ठीक है सर, तीसरा ये जो है आकाश, ये है प्रोफेशन में, तो इनके लिए 44 AD एप्लीकेबल होगा, तो 44 AD की लिमिट कितनी देखते हैं? 50 लाख की, तो इनकी ग्रॉस रिसीट जो है दैट इज 48 लैक्स। तो क्या ये 44 ADA के लिए एलिजिबल है? यस। तो कौन कौन एलिजिबल है? आकाश, अरविंद, अर्जुन, आनंद नहीं है, तो मिस्टर अरविंद, अर्जुन और आकाश ये तीनों एप्लीकेबल, मतलब ये दोनों तीनों एलिजिबल है फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स हैव टू मैंडेटरीली गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB। तो 44 AB में तीन लोगों को तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि प्रिजम्पटिव डाल देंगे। ठीक है, सिर्फ अपन को इसका ही चेक करना है। ठीक है, तो इसकी 5 करोड़ की टर्नओवर है। ठीक है, टैक्स ऑडिट की लिमिट नॉर्मली जो 44 AB की है वो 1 करोड़ है, पर वो लिमिट 1 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ हो जाती है कब? अगर साल भर में आपका कैश पेमेंट्स और कैश रिसीट्स 5% से कम है। साल भर में आपका कैश पेमेंट्स और कैश रिसीट्स 5% से कम है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो बेटा टोटल रिसीट्स कितनी हुई है? 5.5 करोड़ और टोटल पेमेंट्स कितने हैं? 4.5 करोड़। अब आप बोलोगे सर टर्नओवर इतना है, रिसीट्स ज़्यादा कैसे है? बेटा इसमें सारी रिसीट्स आती है, सिर्फ सेल्स का टर्नओवर नहीं, सिर्फ बिजनेस का टर्नओवर नहीं, सारी कोई भी रिसीट हुई होगी आपकी। मान लो आपने कार बेचे, आपका बिजनेस कुछ और है, आपने कार बेच दी, ऐसी अपनी खुद की कार बेच दी है, तो वो भी रिसीट इसमें आएगी।
ठीक है, तो वो रिसीट भी अपन इसमें इंक्लूड करते हैं। डन। तो यहाँ पे कितना होगा सर, यहाँ पे अपन चेक करेंगे कि ये इनका जो कैश पेमेंट्स है और कैश रिसीट्स है वो 5% से ज़्यादा है कम है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर कुछ चल रहा है यार इंडिया में। ये मेरा स्टूडियो जो है ये पूरा पैक किया हूँ मैंने, पूरा अच्छे से पैक किया हूँ, नॉइस कैंसिलेशन करके रखा हूँ यहाँ पे, प्लस माइक भी इतना अच्छे से लेके रखा हूँ। बट इंडिया में इतने ज़ोर से वो बजते हैं ना लाउड स्पीकर, जो भी चलता है अभी, जैसे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, रैली चल रही है, जुलूस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी आवाज़ आ रही होगी यार। तो मैं इसको थोड़ा सा पॉज करके 2 मिनट रुकूंगा, फिर चालू करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, फिर पॉज कर लेते हैं। तो बेटा कितना रहेगा बताओ, 5% तक अलाउड रहता है। अब मैं रुक जाता हूँ, 2 मिनट रुक जाता हूँ, पॉज कर लेता हूँ, 2 मिनट बाद चालू करता हूँ। आई थिंक अभी इशू नहीं जाएगा अभी। ठीक है, अब आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको, तो लेट स्टार्ट। मैं तब से बैठा हूँ वेट कर, कि बस ये जाए निकल जाए तो मैं रिकॉर्ड करूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपन कहाँ बात कर रहे थे, किस बारे में बात कर रहे थे? वैसे आपके लिए ज़्यादा पॉज नहीं होगा, मेरे लिए पॉज हुआ है बहुत ज़्यादा। तो 5 करोड़ का इनका टर्नओवर है, 5.5 करोड़ की रिसीट्स है, और अपन ने बात की कि 1 करोड़ 44 AB की लिमिट होती है जनरली, बट 10 करोड़ हो जाती है कब, अगर कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स 5% से कम है। तो यहाँ पे 5.5 करोड़ का टर्नओवर है, तो इनकी कैश रिसीट्स देखते हैं अपन। कैश रिसीट जो हुई है वो 27 लाख हुई है। अलाउड कितनी है? 27.5 लाख तक। तो कैश रिसीट्स तो लिमिट के अंडर है। पेमेंट्स देखते हैं। पेमेंट्स 4.5 करोड़ का 5% होता है 22.5 लाख। पेमेंट्स कितने हुए हैं कैश में? पेमेंट हुए हैं कैश में 22 लाख। मतलब देखो बेटा, दोनों कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट 5% से कम है। मतलब क्या, अगर 5% से कम है तो इनकी लिमिट जो है 44 AB टैक्स ऑडिट की, वो हो गई 10 करोड़। तो क्या इनके लिए मैंडेटरी है टैक्स ऑडिट करवाना? नहीं, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो नाउ दे कैन सिर्फ मतलब किसके लिए मैंडेटरी नहीं, तीनों के लिए तो नहीं था, इसके लिए भी मैंडेटरी नहीं है अब। ठीक है, तो नन ऑफ देम आ जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33.3, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ profits and gains of business chargeable to tax in the hands of Mr. Arvind, Mr. Arjun and Mr. Anand, assuming that they wish to make maximum tax saving without getting their books of accounts audited। मतलब अगर इनको विदाउट गेटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाना है तो क्या करेंगे, ये 44 AD में टैक्स भर देंगे। तो सर इनको अगर दोनों को 44 AD में भरना है तो कितना होगा? जो पैसा देखो, जो पैसा इनको मिला है काय में, थ्रू बैंक अकाउंट पे चेक इससे मिला है, उसके लिए क्या करेंगे इन लोग उसके लिए 6% लेंगे, और जो कैश में मिला है उनके लिए क्या लेते हैं? 8%। ठीक है, अब सर जो पैसा ड्यू डेट तक मिल जाता है उसी के लिए 6% लेते हैं, जो ड्यू डेट तक नहीं मिलता बाकी बचे पैसे के लिए 8% लेते हैं। तो देखो ड्यू डेट तक कितना मिला है, ड्यू डेट तक इनको 85 लाख मिला है 95 लाख में से, तो 85 लाख पे अपन 6% लेंगे और बचे हुए 10 लाख पे 8% लेंगे, तो 5.9 लाख आ गया इनका। इनका 1.65 करोड़ 1.8 करोड़ में से 1.65 करोड़ ड्यू डेट तक NEFT RTGS से मिल गया है, तो 165 पे 6% लगेगा एंड बचे 15 पे 8% लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? जो ड्यू डेट तक मिल जाता है अकाउंट पे चेक से, उसको अपन 6% से लेते हैं, और जो नहीं मिलता है या फिर कैश से मिलता है उसको अपन 8% लेते हैं। ठीक है, तो 11.1 लाख आ गया इसका, इनका 5.9 लाख आ गया। अब सर ये तो 44 AD के लिए एलिजिबल है ही नहीं, तो इनका प्रॉफिट कितना रहेगा सर? 30 लाख, क्योंकि एलिजिबल नहीं है 44 AD के लिए, तो इनका मैं सब बुक्स ही लेंगे इनका। तो 5.9 लाख, 11.1 लाख एंड 30 लाख, सिंपल। नेक्स्ट 33.4, वुड योर आंसर टू MCQ 33.3 चेंज अंडरगो चेंज इफ दे डिसाइड टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड? अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? देखो इन दोनों में से, जैसे इसका जो बुक्स के हिसाब से प्रॉफिट है ये 5.9 लाख ही है, तो इसको कुछ करवाना नहीं पड़ेगा चेंज, तो सेम ही है। इतना ही भर देगा तो इसको ऑडिट करवाना नहीं पड़ेगा, ऑडिट करवाएगा भी तो इससे कम नहीं आएगा। इनका कितना था? 11.1 लाख, ये भर रहे थे 44 AD में। अगर इनको टैक्स ऑडिट करवाना है तो टैक्स ऑडिट करवाएंगे तो ऑब्वियसली कम, जितना प्रॉफिट है कम वाले में जाएंगे, तो ये चले जाएंगे कम वाले में। सर इनका 30 लाख है, इनका 30 लाख ही रहेगा, अगर ऑडिट करवाते भी हैं तो भी 30 लाख ही रहेगा इनका, तो इनका 30 लाख से कम नहीं होगा। तो सिर्फ ये वाला चेंज होगा इनका, मतलब मिस्टर अर्जुन का चेंज होगा सिर्फ। कहाँ गया मिस्टर अर्जुन? 33.4, the profits and gains of business chargeable to tax in the hands of Mr. Arjun would undergo a change. However, there would be no change in the hands of Mr. Arvind and Mr. Anand. ठीक है, what is the due date of filing of return of income of Mr. Arvind, Mr. Arjun, Mr. Anand and Mr. Akash if they wishes to make maximum tax saving? अगर मैक्सिमम टैक्स सेविंग करना है तो क्या करना पड़ेगा इनको? अर्जुन को टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो अर्जुन के देखो आंसर क्या है,
अर्जुन के लिए सिर्फ 31 अक्टूबर रहेगी टैक्स ऑडिट वाली डेट, बाकी सबके लिए 31 जुलाई रहेगी। ठीक है, डन। चलो, तो 33 क्वेश्चन अपना हो गया। सो 34 क्वेश्चन बेटा बहुत बड़ा है, ये अपन सबसे आखिरी में करेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में 34 क्वेश्चन करेंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं, देखो डिफिकल्ट तो है बेटा, एकदम ईजी तो ये केस सिनेरियोस होते नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट तो है, बट हम ट्राई करें इसको जितना ईजी कर पाएँ उतना ईजी कर दें। प्लस आपको ना एग्जाम में अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आया ना, जैसे 33 जितना क्वेश्चन, 34 जितना क्वेश्चन, तो बेटा छोड़ देना, मैं बोल रहा हूँ छोड़ देना, आखिरी में टाइम मिला तो करना। क्योंकि बेटा इतना टाइम अगर इसमें दे दोगे ना, तो अपने को श्योर भी नहीं कि ये सही होने वाला है, और मार्क्स भी, टाइम भी खपा दोगे, पूरा टाइम खत्म हो जाएगा पूरा। तो अगर इतना बड़ा आ गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन, तो केस सिनेरियो पहले छोड़ देना, पहले बाकी क्वेश्चन करना, फिर केस सिनेरियो में आखिरी में आना, टाइम बचा तो। ठीक है, नहीं तो, और देखो पेपर में क्या होता है, ये जो केस सिनेरियोज है, अगर ये कब बनेंगे आपको, जब आपका 100% कोर्स कंप्लीट होगा। क्योंकि ये लोग ऐसी ऐसी चीज़ों से पूछते हैं ना, ऐसी जगह से पूछते हैं जो अपन जनरली छोड़ देते हैं। अभी भी जो दिसंबर का पेपर आया, दिसंबर 21 का, उसमें इतनी चीज़ें पूछी, ऐसी चीज़ें पूछी MCQs एंड केस सिनेरियोज में, जो बच्चों को बनती नहीं थी यार, जो बच्चे छोड़ के जाते थे, तो इसलिए बहुत बच्चे फेल हुए। तो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप पूरा ट्राई करो 100% पढ़ने का। ठीक है, और ये पूरी बुकलेट सॉल्व कर लेना आपने, तो आपका अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अपन 35 क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, द असेसमेंट ऑफ शुभ एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 was made under the section 143.3 on 28 March 21, मतलब 143.3 में उनका स्क्रूटनी असेसमेंट हुआ है। ठीक है, द असेसिंग ऑफिसर मेड 2 एडिशंस टू द इनकम ऑफ असेसी विज, एडिशन ऑफ 4 lakhs अंडर सेक्शन 40A, मतलब ये TDS वाला सेक्शन है। ठीक है, मतलब आप TDS डिडक्ट नहीं किए तो 40A में डिडक्शन होता है आपका, वो होता है डिसअलाउंस, एंड एडिशन ऑफ 5.5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। ठीक है, द असेसी कंटेस्टेड एडिशन ऑन अकाउंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट इन अपील टू कमिश्नर अपील्स। द अपील वॉज डिसाइडेड इन February 22 अगेंस्ट द असेसी। असेसी अपील में गया, अपील उसके अगेंस्ट डिसाइड हो गई। On 12th April 21, the AO issued a notice under section 142(1) calling upon Shubh Associates to file return of income for the assessment year 2021. In response to the said notice, the Shubh Associates furnished a return and claimed carry forward of business loss and unabsorbed depreciation in the return. ठीक है, Shubh Associates pays interest on loan at 14% to its partners Anil and Ajay, being the date of loan from 1/4/21 being the rate of loan, which amounts to 7 lakhs in total in the previous year 21-22. The same was approved by the modification of partnership deed on 1/6/21. अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, दो चीज़ें आपको क्लिक होनी चाहिए। 14% लिखा है, अपने को अलाउड कितना रहता है, 12% अलाउड रहता है। ठीक है, दूसरा 1/6/21 से ये ऑथराइज हुआ है, तो यहीं से अपने को इंटरेस्ट अलाउड रहेगा। ठीक है, और अनिल है जो वर्किंग पार्टनर है, बट अजय है इज नॉट अ वर्किंग पार्टनर, बोथ ऑफ देम शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ फर्म इक्वली। ठीक है, Further, Shubh Associates furnished the following information pertaining to installments paid to NBFC during the previous year. इतना इतना पेमेंट किया उनने। ठीक है, चलो अब अपन क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं, फिर एक बार फिर से अपन ये जो पूरा पैसेज दिया उसमें आएंगे। वुड शुभ एसोसिएट्स बी एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्लेम्ड इन द रिटर्न फॉर AY 2021। देखो 12 अप्रैल 21 को उनको AY 2021 का रिटर्न फाइल करने बोला गया। ठीक है, तो कौन सी नोटिस देके, 142(1) की नोटिस देके, तो मतलब एकदम जाहिर दिख रहा है अपने को यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया, रिटर्न जो फाइल किया है, रिटर्न ऑफ लॉस, वो ड्यू डेट के बाद फाइल किया है, ड्यू डेट के बाद फाइल किया है। तो अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो क्या इनको बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। बट सर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो कैरी फॉरवर्ड कर ही सकते हैं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो कैरी फॉरवर्ड कर ही सकते हैं। तो देखो इनको इट कैन कैरी फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बट कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, तो बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। 35.2 कैन शुभ एसोसिएट्स अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 और रिविजन अंडर सेक्शन 264 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ 5.5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट फॉर AY 1920। देखो जो एडिशन ऑफ 5.5 लाख है, इसके लिए वो अपील में जा चुके हैं एक बार, तो इसके लिए वो 154 या 264 में अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो ये जो बात पूछ रही है, ये अपील रिवीजन चैप्टर से पूछ रही है, और किस बारे में पूछ रहा है ये बेटा, यहाँ पे बेसिकली अप्लाई होगा डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल मर्जर और पार्शियल मर्जर। अब सर टोटल मर्जर पार्शियल मर्जर क्या होता है बता देता हूँ एक बार। 264 में अप्लाई होता है डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल मर्जर। मतलब देखो अगर ये दो एडिशंस हुए हैं ना एक ऑर्डर में, तो अगर इसके अगेंस्ट आप अपील में चले गए ना, तो अब नेक्स्ट बार
ना आप इसके अगेंस्ट 264 में जा सकते हो, ना ही इसके अगेंस्ट 264 में जा सकते हो। 264 में टोटल मर्जर अप्लाई होता है। 264 में टोटल मर्जर अप्लाई होता है। 264 क्या होता है? रिवीजन का सेक्शन होता है। इसमें रिवीजन के लिए एसएससी अप्लाई करता है सीआईटी को। तो अगर इस एक मैटर के लिए अगर आप अपील में जा चुके हो तो ना इसके लिए ना इसके लिए आप रिवीजन में जा सकते हो 264 के। ये बोलता है टोटल मर्जर। 154 में क्या होता है? पार्शियल मर्जर अप्लाई होता है। पार्शियल मर्जर अप्लाई होता है। वो क्या बोलता है? अगर आप इसके लिए अपील में गए हो ना, तो इसके लिए तो आप 154 में नहीं जा सकते। इसके लिए आप अगर अपील में गए हो 5.5 लाख वाले में, तो इसके लिए आप अपील में चले गए। अब इसके लिए 154 नहीं कर सकते। बट इसके लिए 154 अभी भी कर सकते हो। इसके लिए 154 अभी भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दूसरा मैटर है, ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। इसके लिए आप अपील में चले गए, बट इसके लिए अब 154 नहीं हो सकता। बट इसके लिए आप थोड़ी गए अभी तक, तो इसके लिए आप जा सकते हो। मतलब सेकंड मैटर के लिए आप 154 कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल मर्जर अप्लाई होता है। मतलब मैटर वाइज चलता है। 264 टोटल मर्जर अप्लाई होता है, वो ऑर्डर वाइज चलता है, पूरा ऑर्डर। मतलब अब इसमें चलेगा तो इसमें भी आप नहीं जा सकते, ये बोलता है। अब बेटा अगर ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा आपको, तो आप एक बार मेरा अपील रिवीजन का लेक्चर देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो अब ये क्या पूछ रहा है सर कि 5.5 लाख के लिए क्या आप 264 या 154 कर सकते हो? तो बेटा टोटल मर्जर अप्लाई हो गया तो 264 तो नहीं जा सकते। पार्शियल मर्जर भी अप्लाई हुआ तो आप इसके लिए 154 कर सकते हो, बट इसके लिए कभी भी फिर से 154 नहीं कर सकते। तो क्या आंसर रहेगा सर? आप दोनों के लिए ही ना 264 कर सकते, मतलब इस ना 264 कर सकते हो ना 154 कर सकते हो। ठीक है, समझा अच्छे से? बेटा पार्शियल मर्जर अप्लाई होगा यहाँ पे, तो आप जो 4 लाख वाला टीडीएस वाला था ना, 40 आई वाला, उसके लिए जा सकते हो 154 में। बट आप जो अपील में ऑलरेडी गया मैटर, सेम मैटर के लिए फिर से अपील रिवीजन में या रेक्टिफिकेशन में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये टोटल मर्जर, पार्शियल मर्जर अच्छे से समझ लेना। अगर आपको समझता होगा ऑलरेडी तो ये क्वेश्चन आपको एकदम बायां हाथ का खेल है आपका। अगर नहीं समझता होगा, मैंने ट्राई किया समझाने का अच्छे से पूरा, फिर भी ये जो थोड़ा सा पॉइंट है ये पूरा अच्छे से यहाँ पे समझाया नहीं जा सकता। आप क्या करना, आप जाके एक बार मेरा अपील रिवीजन चैप्टर का 1 घंटे का वीडियो आप देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो लिखा हूँ मैंने यहाँ पे अच्छे से। अच्छा, मैंने एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया हूँ यहाँ पे। देखो, एडिशन ऑफ कैश क्रेडिट डिसाइड अपील में हो गया, तो 264 154 दोनों पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। बट जो एडिशन ऑफ 40 आई है उसमें 264 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ टोटल मर्जर अप्लाई हो गया। बट 154 पॉसिबल है दूसरे वाले के लिए, पर इसके लिए 154 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपील में डिसाइड हो गया ये। ठीक है, पूरा एग्जाम्पल दिया हूँ यहाँ पे मैंने। चलो 35.3, वुड एनी पेनाल्टी बी इज लेविएबल फॉर इंस्टॉलमेंट्स रिसीव बाय एनबीएफसी? इफ यस, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी एंड हु कैन इम्पोज सच पेनाल्टी? देखो 269 ST जो होता है वो क्या बोलता है? नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख और मोर इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। ये आपने पढ़े होंगे सेक्शन। ठीक है, अब देखो ये जो एनबीएफसी है, एनबीएफसी ने क्या क्या लिया? देखो 120 लिया कैश में, 150 अकाउंट पे चेक से, 150 भीम से, ठीक है, 120 कैश से, 50 कैश से, 3 लाख कैश से। अब पॉइंट ये है कि ये डिसलाउंस होगा क्या? यहाँ पर डिसलाउंस होगा क्या इसके हाथ में? तो सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन है एनबीएफसी एंड एचएफसी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जगह नहीं, मतलब ये इस पर अपन ध्यान नहीं देते, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, अपने को भी ऊपर से क्या लग रहा है देख के? देखो 120 कैश, ये भी कैश, ये भी कैश, ये भी कैश, तो ये सब मिला के 2 लाख से ऊपर है, तो पूरा एग्रीगेट कर दो और 2 लाख से ऊपर डिसलाउंस कर दो पूरे अमाउंट का। बट सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि एवरी इंस्टॉलमेंट जो होती है ना इसमें, उसको हम सिंगल ट्रांजेक्शन मानते हैं। एवरी इंस्टॉलमेंट को सिंगल ट्रांजेक्शन मानते हैं। एंड जो लिमिट चेक करते हैं वो इंस्टॉलमेंट्स की सेपरेटली 2 लाख पे, हर इंस्टॉलमेंट में 2 लाख की लिमिट चेक करते हैं। हर इंस्टॉलमेंट पे 2 लाख की लिमिट चेक करते हैं सर, एग्रीगेट नहीं करते। इट शुड नॉट बी एग्रीगेटेड फॉर चेकिंग लिमिट। तो यहाँ पे अपन ये जो है, ये पूरा जो कैश में अलग अलग हुआ है ना, इसको एग्रीगेट नहीं करेंगे, हर ट्रांजैक्शन को सिंगल सिंगल देखेंगे कि 2 लाख के ऊपर है क्या। तो ये 2 लाख के ऊपर है कैश में, नहीं, तो यहाँ पे डिसलाउंस नहीं होगा। ये 2 लाख के ऊपर है कैश में क्या? नहीं। ये 2 लाख के ऊपर है क्या? नहीं। सिर्फ ये वाला है 2 लाख के ऊपर, तो सिर्फ 2 डिसलाउंस यहाँ पे होगा और पेनाल्टी यहाँ पे लगेगी। ठीक है, विच मीन्स वी विल चेक ईच इंस्टॉलमेंट फॉर चेकिंग लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो देखो येस, पेनाल्टी इज लेविएबल फॉर 3 लाख अंडर सेक्शन 271DA, इट कैन बी इम्पोज बाय जॉइंट कमिश्नर। अब सर पेनाल्टी का सेक्शन याद नहीं हमको, तो बेटा 269 SSSTT
ठीक है, पेनाल्टीज होती है DDAE में। फिर से बोल रहा हूँ, 269 SSSTT DDAE, 271 DDAE, 269 SSSTT 271 DDAE। न लेने का, न लेने का, न देने का, न लेने का, न लेने का, न देने का, 20,000, 2,20,000। ठीक है, 269 SSSTT, न लेने का, न लेने का, न देने का, 20,000, 2,20,000। ठीक है, तो ऐसे अपन याद करते हैं। तो DDAE, तो ST वाली पेनाल्टी वो है डिसअलाउंस, तो उसकी पेनाल्टी होती है DDA में, DA में पेनाल्टी होती है। ठीक है, चलो 35.4, इज टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स बाय द फर्म ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू मिस्टर अजय एंड मिस्टर अनिल। जो फर्म पेमेंट करती है इंटरेस्ट का अपने पार्टनर्स को एज पर 194A, उस पर TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उस पर TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टू अजय, बट टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टू अनिल। अब सर जरूरत नहीं पड़ती, सही बात है, बट अनिल कौन है? अनिल कौन है? अनिल है सर यहाँ पे नॉन रेसिडेंट पार्टनर। अनिल जो है ना, अनिल वो है नॉन रेसिडेंट पार्टनर। अगर रेसिडेंट पार्टनर है तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हम TDS डिडक्ट नहीं करते। ठीक है, बट अगर पार्टनर नॉन रेसिडेंट है तो हमको TDS काटना पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये अपन जनरली भूल जाते हैं। ठीक है, NR का काटना पड़ेगा। ठीक है, what is the amount of interest to be allowed while computing business income of the firm for AY 22-23, assuming that the tax deductible at source, if any, has been deducted and deposited on time। तो इंटरेस्ट कितना अलाउड रहता है सर? अपन ने देखे सर 12% रहता है, 14% पे हुआ है, तो 7 लाख जो पे हुआ है टोटल यहाँ पे दिया हुआ ना, 7 लाख पे हुआ है, देखो हाँ 7 लाख पे हुआ है। ठीक है, 7 लाख पे हुआ है, 14% पे हुआ है, तो डिवाइड बाई 14% कर देंगे और इंटू 12%, क्योंकि 12% अलाउड रहता है। 12 मंथ्स का पे हुआ है, बट ये जून से अलाउड होगा, क्योंकि जून से पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज हुआ है, तो जून से अपन 10 मंथ का अलाउ करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 5 लाख। ठीक है, बेसिक मैथ्स, 5 लाख इज द आंसर। यहाँ खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 35 भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन, क्वेश्चन नंबर 36। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू मिस्टर देवांश, एन इंडियन सिटीजन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। तो भैया NRI है। ठीक है, NRI के हाथ में अपन टैक्सेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है मेरा विद द इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो आपको मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, मैं रीजनिंग भी दूंगा प्रॉपर, और आपको बता दूंगा कि मैं ऐसा सोचता हूँ और इंस्टीट्यूट ऐसा सोचता है। ठीक है, और वो आपको दिखा दूंगा मैं कि यहाँ पे दिक्कत है, तो आप वो खुद वेरीफाई कर सकते हो और खुद अपने हिसाब से जज कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू मिस्टर देवांश, एन इंडियन सिटीजन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, NRI है, मतलब चैप्टर 12 लगेगा इसको। ठीक है, डिविडेंड इनकम दी है फ्रॉम MNO लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, ग्रॉस डिविडेंड दिया है 125, उस पर उनने वो डिविडेंड मतलब वो शेयर्स लेने के लिए उन्हें लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट का एक्सपेंस दिया हुआ है 30,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ TLP प्राइवेट लिमिटेड सब्सक्राइब्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, वो दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड सब्सक्राइब्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी, तो इन्हें डिबेंचर्स थे वो बेच दिया, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है एंड उनको री इन्वेस्ट भी कर दिया। ठीक है, तो ये चैप्टर 12 के बारे में बात चल रही है, आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने चैप्टर 12 पढ़ा होगा तो। ठीक है, अगर बेटा आपको चैप्टर 12 अगर अच्छे से नहीं आता है, मतलब NR टैक्सेशन अच्छे से नहीं आता है, तो मेरा अनअकैडमी CA पे NR टैक्सेशन का वीडियो है बहुत बढ़िया सा 2 घंटे का, आपको उसमें पूरा NR टैक्सेशन अच्छे से रिवाइज हो जाएगा अगर आपको अभी तक नहीं आता है तो। ठीक है, नहीं भी आता है अभी तक तो पढ़ लो एक बार जाके, आपको पक्का बन जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर देवांश एंड एट व्हाट रेट MNO लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन डिविडेंड इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर देवांश। ठीक है, अब अगर अपन समझें कि इसने क्या किया है, ये NRI है, तो NRI चैप्टर 12 का अगर बेनिफिट ऑप्ट कर रहा है तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 115E। ठीक है, कितने परसेंट पे होता है सर? 20% प्लस सेस पे होता है सर। 115E में इन्वेस्टमेंट इनकम जो होती है, इन्वेस्टमेंट इनकम डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट, वो टैक्सेबल होती है 20% पे। ठीक है, और प्लस सेस पे, और कंपनी क्या करेगी, MNO लिमिटेड उतने पे ही TDS काटेगी, और सर उस पर ना वो ग्रॉस पूरी टैक्सेबल होती है, उस पर कोई भी
एक्सपेंस अलाउड नहीं होता, वो पूरी ग्रॉस टैक्सेबल होती है, उस पर एक्सपेंस अलाउड नहीं होता। तो सर 125 पूरी टैक्सेबल होगी और 20.8% पे वो TDS काटेगा। ठीक है, अगर मान लेते अपन कि इसने ऑप्ट नहीं किया, वैसा नहीं मान सकते पर क्योंकि क्वेश्चन में पूरा इसने ऑप्ट किया ही हुआ है, आगे क्वेश्चन भी वैसी है, बट अगर ऑप्ट नहीं किया ऐसा मानेंगे तो भी बेटा 115A जो होता है सेक्शन, उस पर भी वो 20% TDS ही काटेगा और उस पर भी वो ग्रॉस ही लेते हैं, उस पर भी एक्सपेंस का रिडक्शन नहीं मिलता। तो अपन दोनों मान सकते हैं और दोनों में भी सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, सेकंड, अज्यूमिंग मिस्टर देवांश इज अ रेसिडेंट इन इंडिया और प्रीवियस ईयर 2022, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टैक्सेबल। तो अगर रेसिडेंट हुआ तो क्या होगा सर, कुछ नहीं, एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा, पर एक्सपेंस कितना अलाउड होगा, एक्सपेंस का सिर्फ 20% अलाउड रहता है, मैक्स 20% अलाउड रहता है। यहाँ पे 30,000 दिया उन्हें एक्सपेंस, पर अपन अलाउ कितना करेंगे 125 पे 20%, दैट इज 25,000। ठीक है, तो 1 लाख इज द आंसर। और सर इंटरेस्ट, हाँ, और डिविडेंड, अगर ये डिविडेंड की बात चल रही है और अगर इंडियन रेसिडेंट है तो TDS कितने पे कटता है सर, 194 में 10% कटता है, तो 10% पे TDS कट जाएगा। ठीक है, सिंपल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ TLP प्राइवेट लिमिटेड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर देवांश एंड एट व्हाट रेट, इग्नोर सरचार्ज एंड सेस। अब यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो दिया, ये तो आंसर इसका क्या दिया है, इसका आंसर ए दिया हुआ है, 120 टैक्सेबल एट 20%। ठीक है, अब ये डिबेंचर्स जो है ना, डिबेंचर्स है TLP प्राइवेट लिमिटेड के। ठीक है, तो ना इसका आंसर यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, 120 एट द रेट 20%, सेम दिया है एज पर सेक्शन 115E लगाया है इन्होंने इस पर। ठीक है, तो सेम जैसे ही क्या होता है कि फॉरेन करेंसी में जो भी अपन एक्सचेंज मतलब करते हैं ना, वो 20% में टैक्सेबल होता है। ठीक है, हाँ, एक मिनट, देखो यहाँ पे क्या हुआ है मैं तो बता रहा हूँ तुमको, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इंस्टीट्यूट का आंसर गलत लगा, क्योंकि अगर देखो या तो आप ना NRI वाले प्रोविजन चैप्टर 12 भी ले सकते हो, या तो 115 भी ले सकते हो। उन्होंने यहाँ पे 115 ले लिया इसके लिए, क्योंकि अगर इसने यहाँ पे NRI लिया, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने NRI माने अपन ने उसको, और NRI प्रोविजन लगाए हैं, तो यहाँ पे भी उसको NRI की प्रोविजन लगाना पड़ेगा। और NRI के प्रोविजन में ना इसकी पूरी इनकम टैक्सेबल नॉर्मल टैक्स रेट पे होगी। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो, एक बार NRI का आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़। ठीक है, देखो ये NRI के हैं अपने, NRI में दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, या तो आप स्पेशल प्रोविजन ले लो जिसमें आपको 115C to 115I लगता है, एक आप जनरल प्रोविजन ले लो 112 एंड 115A लगता है उसमें। ठीक है, अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखे कि अपने NRI वाले प्रोविजन ले लिए हैं। ठीक है, तो सर NRI वाले जो होते हैं उनको कौन सी इनकम पे कौन सा टैक्स लगता है, देखो, एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स परचेज इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेक्स एसेट होते हैं एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स परचेज इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। क्या होते हैं, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी प्राइवेट और पब्लिक, डिबेंचर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी, डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सिर्फ ये चार आते हैं कौन से, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स में। ठीक है, इनसे जो उनको LTC जो होता है वो LTC CG टैक्सेबल होता है, और इनसे इन्वेस्टमेंट इनकम जो होती है जो कि डिविडेंड और इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होती है। ठीक है, रेट दिए हुए हैं, LTCG 10%, इन्वेस्टमेंट इनकम 20% और अदर इनकम नॉर्मल टैक्स रेट्स। ठीक है, तो सर यहाँ देखो आप कि डिबेंचर्स जो दिए हैं वो पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी के दिए हुए हैं, पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी। मतलब यहाँ पे जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं सर, उसमें क्या दिया है देखो, उसमें ना डिबेंचर नहीं, अपन ने गलत शीट खोल ली शायद। फिफ्थ क्वेश्चन पे कहाँ से आ गया, नीचे चला गया ये। यहाँ पे देखो अपन डिबेंचर्स जो है ये अपन कौन सी बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड का है, TLP प्राइवेट लिमिटेड का। मुझे बताओ कि ये क्या फॉरेक्स एसेट में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अगर फॉरेक्स एसेट में नहीं आएगा ये, तो क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ पे इसमें ये फॉरेक्स एसेट में नहीं आया तो ये दोनों इनकम में नहीं आएगा, ये तो अदर इनकम हो गई है, तो नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा उस पर, तो नॉर्मल टैक्स रेट लगना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लगाया है, यहाँ पे इनने 20% लगा दिया है। तो 20% किस बेसिस पे किया है, या तो इसने 115A ले लिया है और 115A पे 20% लगा दिया है इंटरेस्ट पे टैक्स, पर यहाँ पे 115A ले ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसने NRI ले चुका है, मतलब ऊपर NRI अपन ने बता दिया उसको NRI है, तो अगर उसने चैप्टर 12 में लिया है
तो 115 ए नहीं ले सकता, क्योंकि आगे भी जो सॉल्व किया इसने ये एनआरआई के हिसाब से किया है, पूरा सब एनआरआई के हिसाब से किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिक्कत है, कुछ कुछ ना कुछ गलती है। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका होना चाहिए 120 टैक्सेबल रेट नॉर्मल टैक्स रेट्स, क्योंकि वो फॉरेक्स एसेट नहीं है। फॉरेक्स एसेट में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डिबेंचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आईसीए के हिसाब से मेरे हिसाब से गलत है। आपको अगर कुछ और समझता है तो मुझे बताओ कि कुछ और आंसर है, क्योंकि आप भी, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि आप भी अब सीए बनने वाले हो, थोड़ी दूर ही हो आप सीए बनने वाले हो, तो आप मुझे एडवाइस कर सकते हो अगर मैं कहीं गलत हूँ तो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये क्या है, आपको समझा दिया मैंने, ये मेरे हिसाब से ये वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि एनआरआई है ये, ठीक है। और एनआरआई के हाथ में ये वाला फॉरेक्स एसेट नहीं होता, प्राइवेट लिमिटेड का डिबेंचर फॉरेक्स एसेट नहीं होता। इसमें मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो आप सही करके ही आना, ये मत करके आना मेरे हिसाब से तो, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ टीएलपी प्राइवेट लिमिटेड है, तो इट इज़ नॉट अ फॉरेक्स एसेट। और डिविडेंड और एलटीसीजी ऑन फॉरेक्स एसेट टैक्सेबल होता है एनआरआई वाले चैप्टर में 115E में, एलटीसीजी 10% पे और डिविडेंड 20% पे, डिविडेंड इंटरेस्ट 20% पे, इन्वेस्टमेंट इनकम। उसके अलावा जो भी एसेट्स पे इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है नॉर्मल टैक्स रेट्स पे। तो मुझे क्या लगता है, मुझे यहाँ पे लगता है कि ये नॉर्मल, ये फॉरेक्स एसेट नहीं है तो अदर इनकम में आ गया, तो ये नॉर्मल टैक्स रेट्स पे टैक्सेबल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इन्हें शायद इनको 115A से टैक्स कर दिया है, तो क्या किया इनने, इनको यही जाने, 115A लगा दिया तो 20% सही आंसर है, अगर 115A लगा दिया तो। बट 115A कैसे लगाएंगे यहाँ पे, मतलब कुछ पॉइंट ही, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है, क्योंकि बाकी पूरा क्वेश्चन एनआरआई सॉल्व किया उनने, ठीक है। और बाकी एक क्वेश्चन में वो 115A लगा दे रहे हैं। अगर एनआरआई मान के चले अपन, तो अपन ये लेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन ही होता है, या तो एनआरआई या तो 115A, ठीक है। तो मैंने बता दिया मुझे क्या दिक्कत है क्वेश्चन में। तो आपको अगर कुछ देखो, आपको अगर जैसे मैं जो बता रहा हूँ ये हो सकता है गलत हो, तो आपको बेटर समझता है कुछ, बोलेंगे सर नहीं आप गलत सोच रहे हो, कुछ ऐसा है, हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव गलत हो, कभी कभी क्लिक नहीं होता। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप बता दो, क्योंकि मैंने अपनी प्रॉपर रीजनिंग आपको दे दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 36.4 What would be the amount of long-term capital gain taxable in the hands of Mr. Devansh on sale of debentures of XYZ Limited if he opts for provision of Chapter 12A of the Income Tax Act 1961? Ignore the effect of first provision to Section 148, ठीक है। तो देखो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसा होता है इसमें, इसने क्या किया सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे अपन, और इसने क्या किया, री इन्वेस्ट कर दिया। अगर 30 अप्रैल को, मतलब 6 मंथ्स में अगर री इन्वेस्ट कर देते हैं अपन, तो अपने को एग्जाम्पशन मिलता है जितना अमाउंट अपने री इन्वेस्ट किया। देखो मैंने सॉल्व किया यहाँ पे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका 625 है, 1625, उसमें एक्सपेंस मिल गया 7000 का, ठीक है। उसमें आपका नेट सेल कंसिडरेशन आ गया 1618, उसमें से कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 450 में आपने लिया था, ठीक है, 450 में आपने लिया था, वो माइनस हो गया। सर यहाँ पर इंडेक्सेशन क्यों नहीं लगाया अपन ने, क्योंकि बेटा एनआरआई लोग को इंडेक्सेशन नहीं मिलता, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। LTCG 11,68,000, ठीक है। एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 115F कितना होगा सर, देखो अपने 1168 जो 1168 LTCG था, उसमें से अपने, इसमें डिपेंड क्या करता है, अपने नेट सेल कंसिडरेशन में से कितना इन्वेस्ट किए। तो नेट सेल कंसिडरेशन 1618 था, उसमें आपने सिर्फ 450 इन्वेस्ट किए, तो उतना ही प्रोपोर्शन में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा LTCG में से। तो 1618 में से अपन ने 450 इन्वेस्ट किए, तो इंटू अपन 1168 कर देंगे, तो 324,845 का अपने को एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो LTCG कितना आएगा, 843,155, 843,155 आ गया, ठीक है। Assuming that Mr. Devansh is a resident in India for the previous year 21-22, what would be the amount of taxable capital gain on sale of debentures of XYZ Limited in the hands of Mr. Devansh? ठीक है, अगर रेसिडेंट इन इंडिया है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट विल स्टिल नॉट बी अवेलेबल एज इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्ड्स डिबेंचर्स। देखो अगर रेसिडेंट भी हो गया वो, तो भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा उसको, क्यों, क्योंकि सर वो बॉन्ड्स डिबेंचर्स पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता। एंड एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 115F भी अवेलेबल नहीं होगा, 115F सिर्फ एनआरआईज को अवेलेबल है, ठीक है। तो 1625 माइनस 7000 माइनस 450, 1168 LTCG आ जाएगा। यहाँ पे 115 का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा उसको, और LTCG भी हाँ, और इंडेक्सेशन भी अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ आपका 36 क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। 36 क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट 36.3 जो है, मैंने आपको बता दिया मेरा क्या थिंकिंग है। इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने 115A लगा दिया इसमें शायद, क्योंकि 115E तो लग नहीं सकता इसमें एनआरआई वाला, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड का है,
तो इन्हें शायद 115A लगा दिया इसमें। तो आप देख लेना ये कॉन्फ्लिक्ट है मेरा ICI के साथ। मैंने ICI को लेटर भी लिखा है इसके लिए, तो मतलब मेल लिखा है एक्चुअली। तो अब मेल में अगर आंसर आता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नहीं आता है तो आप लोग बताना मुझे, अगर कुछ और आंसर होगा तो हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है। चलो 37th क्वेश्चन। स्टार कंपनी लिमिटेड, a listed company located in Pune, is engaged in multiple activities at different locations. It furnished the following information unit wise for the year ended 31st March 22। देखो 4 यूनिट है इनकी, 4 यूनिट पे इन्हें अलग अलग काम किया है। ये हम नहीं पढ़ रहे अभी, हम सीधे पढ़ेंगे क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन है, हम सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वॉट इज द एग्रीगेट अमाउंट टू बी डिसअलाउड विद रिस्पेक्ट टू रॉयल्टी पेड टू सन इंडिया लिमिटेड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट वाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन ऑफ स्टार कंपनी लिमिटेड। देखो अपने लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट पे किया है, उसके बारे में पढ़ना है अपने को ऊपर क्वेश्चन में, और रॉयल्टी के बारे में पढ़ना है। 2 चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पर रेड से मार्क भी किया है, ठीक है। अपन ने रॉयल्टी पे किया 36 लाख की ड्यूरिंग द ईयर, और कंपनी ने उसमें से 8 लाख की जो रॉयल्टी पे की थी अपन ने, उस पर अपन ने टैक्स नहीं काटा, ठीक है। रेसिडेंट को पे हुआ रॉयल्टी ना, तो अपन ने 8 लाख की जो रॉयल्टी पे की उसमें TDS नहीं काटा अपन ने। तो कितना हो जाएगा सर इसमें डिसअलाउंस? 30% पे डिसअलाउंस हो जाता है, 30% पे डिसअलाउंस होकर 240 डिसअलाउंस होता है किस पे? रॉयल्टी पे। सर इंटरेस्ट का मैंने मार्क किया देखो रेड से, फर्स्ट क्वेश्चन है सर रेड से मार्किंग है, सेकंड क्वेश्चन ब्लू से है, थर्ड क्वेश्चन ग्रीन से है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ये येलो से है। तो 3 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन लिया था अपन ने नॉन रेसिडेंट से, ठीक है। टैक्स डिडक्ट तो किया अपन ने, और रेमिट कर दिया कहाँ पे? 6/5/22 को रेमिट कर दिया, मतलब ड्यू डेट के पहले रेमिट कर दिया। डिडक्ट अपन ने पहले कर दिया था, बट ड्यू डेट के पहले रेमिट कर दिया। तो यहाँ पे बेटा कोई डिसअलाउंस आएगा कि नहीं? तो बेटा डिसअलाउंस सिर्फ इसमें दिख रहा है अपने को रॉयल्टी में। तो देखो सिर्फ 240 का डिसअलाउंस रहेगा रॉयल्टी में 30% पे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन जबरदस्ती बनाया इन्होंने, क्वेश्चन बहुत इजी है। हाउ मच अमाउंट इज अलाउबल एज डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम एंड इनकम टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट्स वाइल कंप्यूटिंग PGBP। देखो यहाँ पे ब्लू कलर से दिया, यहाँ पे दिया हुआ है पूरा सेकंड क्वेश्चन के बारे में। द कंपनी पेड 33.6 lakhs being 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस ऑफ द एम्प्लॉयज इन नोटिफाइड पेंशन स्कीम। नोटिफाइड पेंशन स्कीम में इन्होंने 14% दिया है, अपन ने क्या पढ़े हैं? सिर्फ 10% अलाउड रहता है, सिर्फ 10% अलाउड रहता है। तो सर 14% अगर 3360 है तो अपन 10% लगा निकाल लेंगे। 3360, अरे बैठ गया, 3360 बाई 14 इंटू 10, 3360 बाई 14 इंटू 10 क्या निकल गया अपना? 10% निकल गया, 24 लाख सिर्फ इतना अलाउड रहेगा, ठीक है। द कंपनी पेड 6 लाख बीइंग द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉयज ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट्स प्रोवाइडेड बाय कंपनी। अगर टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट जो होता है, जो कंपनी पे कर देती है एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे, वो कंपनी के हाथ में 40A(5) में क्या रहता है? डिसअलाउ हो जाता है। वो कंपनी के हाथ में 40A(5) में डिसअलाउ रहता है। 5 मैंने ऐसे को लिख दिया, 5 ऐसा आएगा, डिसअलाउड रहता है 40A(5) में, ठीक है। तो सर इसमें कितना अलाउड रहेगा? सिर्फ 24 लाख, और इसमें नील। तो आंसर क्या है अपना? देखो कितना अलाउड रहेगा? 24 लाख और नील, ठीक है, डन। अब थर्ड पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम अंडर द हेड PGBP कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस ऑफ फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग यूनिट। अब फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग यूनिट कहाँ पे है? ये है। The company established a fertilizer producing unit in Surat, Gujarat, which became operational in June 21. It has acquired land for 1 crore and constructed a building for 3 crores and installed new plant and machinery for 4 crores. The net profit as per books of the account of company is 2.2 crores. ठीक है, तो क्या पूछ रहा है अपने को? अपने को पूछा है कि अलाउड कितना होगा उसको लॉस, ठीक है। तो देखो ये फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, तो ना ये 35 AD में स्पेसिफाइड बिजनेस होगा, 35 AD में स्पेसिफाइड बिजनेस होगा, ठीक है। तो सर अगर 35 AD में स्पेसिफाइड बिजनेस है ये, तो क्या होगा मुझे बताओ। तो ये जो नेट प्रॉफिट दिया है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, वो अपन ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता। 35 AD में डेप्रिसिएशन अलाउड होता है क्या? नहीं, तो ये ऐड बैक कर देंगे अपन, ठीक है। तो ये अपन ने ऐड बैक कर दिया इसमें 0.3 और 0.6, 0.9 अपन ने ऐड बैक कर दिया 2.2 के प्रॉफिट में,
3.1 करोड़ हो गया। अब अपन डिडक्शन देंगे 35AD का। कितना इन्हें लिया है देखो, 3 करोड़ बिल्डिंग लिया है एंड न्यू प्लांट एंड मशीनरी लिए 4 करोड़ में। 3 करोड़ की बिल्डिंग लिए एंड न्यू प्लांट मशीनरी लिए 4 करोड़ में, तो 3 + 4 7 करोड़ अलाउड रहेगा। लैंड का अलाउड रहेगा क्या? नहीं, लैंड का जो खर्चा किया अलाउड नहीं रहेगा, तो 7 करोड़ अलाउ कर देंगे, तो अपना बचेगा नेट लॉस 3.9 करोड़। और वो अलाउड रहेगा क्या? येस, लॉस ऑफ 3.9 करोड़ टू बी कैरी फॉरवर्ड टू AY 23-24, वो अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डन, ठीक है, ठीक है, चलो अब 37.4 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम अंडर द हेड PGBP फ्रॉम द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन कैरिड फॉरवर्ड। अच्छा, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी यूनिट का देख रहे हैं। अच्छा, फोर्थ वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड चेन्नई, इसके लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो वेयर हाउस स्टोरेज है एडिबल ऑयल के लिए, तो क्या एडिबल ऑयल के लिए वेयर हाउसिंग स्टोरेज जो करते हैं, क्या वो स्पेसिफाइड बिजनेस होता है? नहीं, दैट इज नॉट अ स्पेसिफाइड बिजनेस, दैट इज नॉट अ स्पेसिफाइड बिजनेस। शुगर के लिए होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए होता है, बट वेयर हाउसिंग के लिए सॉरी एडिबल ऑयल के लिए नहीं होता। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ने कितना 50 लाख लैंड पे किया, बिल्डिंग पे किया 2.5 करोड़ और प्लांट एंड मशीनरी पे 3.2 करोड़। नेट प्रॉफिट 70 लाख था विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो 70 लाख पे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग लगा दिया अपन ने 2.5 पे 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, तो नेट लॉस कितना आ गया उनका 3 लाख रुपीज़ का। तो बस 3 लाख का नेट लॉस को अफोर्ड कर सकते हैं और सेट ऑफ कर सकते हैं अदर बिजनेस इनकम में से। ठीक है, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ स्टार कंपनी लिमिटेड फॉर AY 22-23? अब सर स्टार कंपनी लिमिटेड अलग क्वेश्चन में आगे चल के आएगा क्या? देखो, टोटल टर्नओवर ऑफ कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 वॉज 282 करोड़ एंड फॉर प्रीवियस ईयर 2021 वॉज 405 करोड़। अब 1920 का अपने को 400 करोड़ से कम टर्नओवर है, मतलब क्या? टैक्स रेट लगेगा 25%। ठीक है, कंपनी के पास मैट क्रेडिट पड़ा हुआ है 20 लाख का ऑफ AY 13-14। ठीक है, द बुक प्रॉफिट फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 इज 835 लैक्स। द टोटल इनकम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स वॉज 522 लाख। ये नेट प्रॉफिट है। द कंपनी डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 15 BAA। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट 520 लाख है, तो अपन टैक्स निकालते हैं इसका। देखो 520 लाख पे 520 करोड़ है क्या कि लाख है? लाख है ना, मैंने करोड़ क्यों लिख दिया यहाँ पे? हम्म, तब लैक्स है क्या? लैक्स ही है ना, टर्न ओवर इतना था, लैक्स है, वो लैक्स है, करेक्ट। चलो, तो कितना आएगा सर नॉर्मल प्रोविजन प्रॉफिट? 520 लाख इंटू 25% टैक्स प्लस 7% सरचार्ज प्लस 4% सेस, तो 144.64 करोड़ आपका टैक्स आएगा नॉर्मल प्रोविजन में। मैट में देखते हैं कितना आएगा, 835 लाख बुक प्रॉफिट दिया इंटू 15% टैक्स प्लस 7% सरचार्ज सेम लगता है प्लस 4% सेस, तो 139.3782 करोड़। तो सर मैट पे करेंगे कि अपन नॉर्मल प्रोविजन करेंगे? क्योंकि अपने पास मैट क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो अपन इतना पे कर देंगे और इतना मैट क्रेडिट यूटिलाइज कर लेंगे, कितना बचा हुआ इनका डिफरेंस, तो 5.2838 अपन ने यूटिलाइज कर लिया। तो अब कैरी फॉरवर्ड कितना कर सकते हैं अपन? 20 लाख माइनस 5.2858, तो अपना 14.7142 बचेगा। ठीक है, क्या हुआ समझा के फिर से बोल दे रहा हूँ, एक बार देख लो। नॉर्मल प्रोविजन में 520 लाख इंटू 25% टैक्स प्लस 7% सरचार्ज प्लस 4% सेस, तो 144.64 करोड़ आपका क्या आ गया? नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स आ गया। और सर मैट पेबल कितना आया? देखो यहाँ पे 835 लाख है बुक प्रॉफिट, आ गया 835 लाख, उस पर 15% और 20 लाख का अपना ऑलरेडी क्या है वहाँ पे मैट क्रेडिट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बुक प्रॉफिट आया अपना, बुक प्रॉफिट है 15% टैक्स प्लस 7% सरचार्ज प्लस 4% सेस। मैट में भी बेटा सेम सरचार्ज लगता है, उस पर कुछ अलग सरचार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो 139.3782 करोड़ आपका मैट में आ गया। तो अपने पास मैट क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, ये इतना पे करेंगे प्लस मैट क्रेडिट बचाओ यूज़ कर लेंगे, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 5.2858, इतना अपन मैट क्रेडिट यूज़ कर लेंगे, तो बचेगा कितना? 20 लाख माइनस 5.2858, तो दिस इज द आंसर 14.7142। ठीक है बेटा, यहाँ रुकना और ये कैलकुलेट करना टैक्स अभी दोनों अपने हाथ से। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बेटा इजी तो है पर एग्जाम में सिली मिस्टेक हो सकती है, इसलिए बोल रहा हूँ ये कैलकुलेट करके देख लेना एक बार। ठीक है, चलो 37 क्वेश्चन हो गया, अब बचा है 38 क्वेश्चन।
30 है, 39, 40 और 34, थोड़े से बच्चे हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, AB बैंक लिमिटेड एन ऑथराइज डीलर अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑफ RBI फर्निश यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो चलो LRS के थ्रू उन्हें रेमिट किया है, तो अपने को समझ में आ गया, एक तो TCS का तो यहाँ खेल आने वाला है, ठीक है, TCS खेल आने वाला है। तो अपन सबसे पहले TCS वाले पॉइंट देख लेते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे, पहले TCS वाले पॉइंट देखते हैं। तो रेमिटेंस कितना हुआ है देखो, 7,20,000 का मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफिस सन स्टडिंग इन लंडन, ठीक है। 12,20,000 कॉस्ट ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, और 1450 रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक इन जर्मनी फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज़। तो बेटा 3 बार क्या हुआ, रेमिट हुआ है, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़े देखो 2061G में कि अगर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज होता है तो उस पर तो 5% लगता है विदाउट एनी लिमिट, तो 12,20,000 जो है उस पर 5% लग जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो उसके बेटे को मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भेजा उसने खुद के जेब से, उस पर मोर देन 7 लाख पे 5% लग जाएगा, 7 लाख तक की उसको लिमिट रहती है, चलता है उस पर, ठीक है। तो मोर देन 7 लाख पे 5% लग जाएगा, तो 20,000 पे 5%, ठीक है, 20,000 5%, डन। अब सर ये जो रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ है फ्रॉम बैंक, इसमें क्या लगता है सर, जब अपन लोन लेते हैं आउट ऑफ एजुकेशनल लोन और उससे रेमिटेंस करते हैं तो 5% की जगह 0.5% लगता है। बट इन दिस केस लोन कहाँ लिया हुआ है, लोन बेटा लिया हुआ है जर्मनी में। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन की बात चल रही है ना, ये इंडिया से लोन लिया आपने और अगर रेमिट किया तो उस केस में 0.5% होता है। अगर हमने जर्मनी से लोन लिया है उस पर हम 0.5% नहीं करेंगे, उसमें आपको पूरा 7 लाख पे 5%, 7 लाख के ऊपर 5% काटना पड़ेगा। तो कितना हुआ है यहाँ पे देखो 14,50,000, तो 750 पे 5% कर जाएगा 37,500, 7 लाख के ऊपर। सर समझाओ फिर से एक बार क्या हुआ है। देखो TCS की बात कर लेते हैं, 3 सेक्शन अपने एक ही सेक्शन लगा है 2061G, मैंने ऊपर अच्छे से पढ़ाया था इसको इसलिए यहाँ पर जल्दी कर रहा हूँ। नॉर्मल ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज पे कितना लगता है 5%। सर आपने अगर पैसे रेमिट किए, ठीक है, थ्रू LRS, तो कितना लगता है 5% इन एक्स ऑफ 7 लाख। और ये आपने आउट ऑफ एजुकेशनल लोन किया होगा तो 5% की जगह 0.5% हो जाता है, ठीक है। अब सर यहाँ पे तो ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज 12,20,000 का सीधे सीधे 5% लग जाएगा, इस पर कोई लिमिट नहीं होती, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती। सर आपने जो मेंटेनेंस एक्सपेंस भेजा अपने बेटे को 7,20,000 का, इसमें 7 लाख की लिमिट लग जाएगी, बचे हुए 20,000 पे 5% लगेगा, ठीक है। तीसरा सर आपने लोन लिया है, तो लोन लेगा जनरली तो 0.5% TCS होता है, बट यहाँ पे जो लोन लिया है ना वो बैंक ऑफ जर्मनी से लिया है। लोन अगर आपने इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया तो वो होता है 0.5%, बट आपने अगर जर्मनी से लिया तो हमको मतलब नहीं, नो नो नो, निकलो निकलो, चलो निकलो, ठीक है। तो अपन सिर्फ उसमें इस पर सिर्फ 7 लाख का लिमिट देके बचे 7.5 लाख पे 5% से TCS कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 और 4 क्वेश्चन तो हो गया, 3 और 4 तो हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर सुमित, एन एम्प्लॉय ऑफ AB बैंक लिमिटेड, इज 1 लाख रुपीज। ही ऑल्सो पेज इंटरेस्ट ऑफ 150 एंड प्रिंसिपल ऑफ 50,000 ऑन लोन टेकन फ्रॉम SBI in respect of self-occupied property, ठीक है। His wife Mrs. Sneha gets monthly salary of 87,500, rental income from house property of 3,60,000 and she pays interest of 250 and principal amount of 80,000 on loan taken in respect of purchase of house property, ठीक है, ओके। तो अभी अपन पहले व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड इन द मैनर टू मैक्सिमाइज टैक्स सेविंग ऑफ मिस्टर सुमित। अब मैक्सिमम टैक्स सेविंग की बात आई, मतलब यहाँ पे अपने को समझ में आ गया कि 115 BAC लगाना पड़ेगा, 115 BAC लगाना पड़ेगा। देखो बेटा एक चीज़ में पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि बहुत फास्ट चल रहे हैं अपन, फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अपन इसको जल्दी करना चाहते हैं। तो मेरा थोड़ा सा रिकमेंडेशन ये रहेगा, स्पीड में मत देखना क्योंकि ऑलरेडी अपन ने बहुत कम टाइम में किया है इसको, तो स्पीड में मत देखना। और जहाँ आपको लग रहा है वहाँ पॉज करके एक बार प्रोविजन पढ़ लेना, प्रोविजन सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि कम टाइम में ख़त्म करना है, ठीक है। चलो तो मैं इसलिए बार बार ये चीज़ बोल दे रहा हूँ। और अगर आपको पसंद आ रहा होगा मेरे लेक्चर, ये नोट्स तो आप लाइक करके प्लीज़ लाइक करना, लाइक करते हो तो अच्छा लगता है हमको और वीडियो बहुत अच्छा उसकी रीच बढ़ जाती है। कमेंट करके बताना कैसा लगा कि सर पसंद आया कि नहीं।
क्योंकि ये नोट्स बनाने में मुझे खुद बैठ के सॉल्व करना पड़ा और सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है इसको। मुझे पता है तुमको कितना टाइम लग सकता है, मुझे खुद टाइम लग रहा था इसमें, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना टाइम लगा, मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया। मैं 3-4 दिन से बना रहा हूँ इसको, नोट्स को। ये पूरा टाइम नहीं दे सकता, दिन में पढ़ाता भी हूँ मैं साथ में दूसरे लेक्चर्स तो टाइम दे के मैंने कंप्लीट किया हूँ इसको। तो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है? ओके ओके। तो नॉर्मल प्रोविजन में देखते हैं अपन, और 115 बीएससी में देखते हैं, ठीक है? तो नॉर्मल प्रोविजन में सैलरी 12 लाख इसकी, 1 लाख पर मंथ। उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 का। उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट पे किया 150 का, एंड एटीसी में उसने प्रिंसिपल पे किया, तो इतना डिडक्शन मिल जाएगा, इतना इतना 950 इसका इनकम आएगी। टैक्स आएगा 106,600, ठीक है? 115 बीएससी में क्या होगा सर? इसको सर ना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ना ये मिलेगा, ना ये मिलेगा। 12 लाख की इनकम रहेगी बस, उस पर इसको टैक्स भरना पड़ेगा 119,600। तो यहाँ कितना है सर? 106,600। तो इसको नॉर्मल प्रोविजन यूज़ करना चाहिए, 106,600, सिंपल आंसर। अब उसकी बीवी का देखते हैं, मिसेस स्नेहा का। तो मिसेस स्नेहा का यहाँ पे सॉल्व किया अपन ने। उनकी इनकम कितनी बेटा? 87,500 पर मंथ है ना, उस हिसाब से तो उनके 10,50,000 सैलरी, ठीक है? माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, ठीक है? नॉर्मल प्रोविजन की बात कर रहे हैं। उनकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी है? 3,60,000 ना, तो 360 उनकी इनकम है, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 108, तो 252 इनकम आई, माइनस इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट जो है उनका 250 है, तो पूरा अलाउ होगा क्या? तो 2 लाख तक अलाउ होता है ना बेटा, 2 लाख तक एसओपी में अलाउ होता है। जब लेट आउट प्रॉपर्टी होती है तब कितना भी अलाउड रहता है। तो 252 में से जितना उन्होंने इंटरेस्ट पे किया 250 पूरा अलाउ हो जाएगा, 250, ठीक है? 2,000 बचा हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तो उनकी इनकम में सिर्फ 10,02,000 हुई, माइनस 80 किया अपन ने 80,000 का, 80,000 प्रिंसिपल में गया उनका, तो 922 इनकम हो गई उनकी। तो टैक्स एज पर स्लैब आएगा इसमें 100,780, ठीक है? अब 115 बीएससी चेक करते हैं। तो 1050 सैलरी है, उसमें इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा 115 बीएससी में, ठीक है? अब हाउस प्रॉपर्टी में सेम इनकम आई 2,000, हाउस प्रॉपर्टी में पूरा सेम मिलता है उनको भी, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है उसमें भी, और इंटरेस्ट ऑन एलओपी मिलता है। इंटरेस्ट ऑन एसओपी अलाउड नहीं रहता हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में याद रखना, इंटरेस्ट ऑन एसओपी अलाउड नहीं रहता 115 बीएससी में, बट इंटरेस्ट ऑन लेटर प्रॉपर्टी एंड डीम लेटर प्रॉपर्टी अलाउड रहता है 115 बीएससी में, ठीक है? खोलूँगा एक बार, तुमको दिखाऊंगा एक बार, जल्दी से याद हो जाएगा, परमानेंटली याद हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग पर छप जाएगा ये। देखो यहाँ पे बेनिफिट जो अवेलेबल नहीं रहते उसके बारे में बात की गई है। तो हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन एसओपी नहीं मिलता 115 बीएससी में, बट लेटर प्रॉपर्टी और डीम लेटर प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट अलाउड रहता है, ठीक है? देखो अपन ने जब इसका किए थे मिस्टर आकाश का, के पति का, सॉरी मिस्टर सुमित का, तो यहाँ पे अपन ने जो इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी इसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, एसओपी थी, देखो एसओपी थी, इसलिए अपन ने ये वाला इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया इसको, ठीक है? यहाँ पे अलाउ नहीं किए। पर ये बंदी कौन है? इसका ये प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो इसको इंटरेस्ट अलाउड रहेगा क्या? यस, तो इसको इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं अपन, ठीक है? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको टेस्ट करते हैं इन लोग, ठीक है? तो यहाँ पे अपने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया 115 बीएससी में। तो यहाँ पे इनकम कितनी है इनकी? 1052, उस पर टैक्स कितना आया सर? 88,820। तो मिसेस स्नेहा को 115 बीएससी ऑप्ट करना चाहिए, यस, तो 88,820 आ गया, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे आपका 38 क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब बचा 39 और 40, 39 40। देखो 39 क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, कोई मतलब नहीं पढ़ेंगे अपन, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन बीच बीच में आके पढ़ेंगे। और 40 क्वेश्चन भी ईजी है। चलो 39 40 जल्दी जल्दी करते हैं, फिर अपन 34th क्वेश्चन करेंगे। चलो कहाँ गया? हाँ, अपन सीधा आंसर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इज मिस्टर एक्स under any obligation to deduct tax at source on the rent paid to Mr. U in previous year 21-22 as per the provision of Income Tax Act 1961? If yes, under what section and at what rate? X ने जो रेंट पे किया U को, उस पर TDS काटना है क्या? तो अपने को रेंट ढूंढना है कहाँ है ऊपर। देखो Mr. X has taken a building on rent for the purpose of carrying out his business. This building is taken on rent from Mr. U, who is non-resident in India. During the previous year 21-22, Mr. X has paid monthly rent of 5 lakh to Mr. U.
तो रेंट काटना पड़ेगा टीडीएस का, यस। तो नॉन रेसिडेंट से अपन ने रेंट पे लिए हैं, उसका टीडीएस काय में काटेंगे अपन, नॉन रेसिडेंट का 195 में। कितने रेट पे सर, 18 फोर्स पे। देखो, यस ही इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 195 एट द रेट्स इन फोर्स, सिंपल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज मिस्टर एक्स रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022? इफ यस, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स? अब देखो ऊपर जाते हैं अपन, यहाँ पे ब्लू कलर में दिया है, Messrs X and Company sold some goods in wholesale and has issued the following amount invoices. देखो, इनवाइस 1 उनने ABC लिमिटेड को किया 49,50,000 का, इनवाइस 2 किया EFG लिमिटेड को 10 लाख का, इनवाइस 3 किया ABC को 2550 का एंड EFG को 8 लाख का किया। तो EFG को साल भर में उन्होंने 18 लाख का किया, उस पर काटना पड़ेगा क्या? नहीं। EFG को उनने, ABC को उनने साल भर में 75 लाख का किया, तो इसमें काटना पड़ेगा। बट इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा ये चीज़ कि जो एक्सएन कंपनी है, इसका पिछले साल में टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, तभी 2060 लगे, 2060 लगेगा। 1G तो ऊपर वाला था, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज वाला था, 2060 लगेगा। तो देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर दिया है 10 करोड़ 20 लाख, तो टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ऊपर है पिछले साल में, लास्ट ईयर में, तो 2060 एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे कितने अमाउंट पे रहेगा, 75 लाख है, तो 50 लाख के ऊपर जो अमाउंट है 25 लाख, उस पर टीसीएस लग जाएगा। कितने परसेंट पे? 0.1% पे। तो 0.1% ऑफ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 150 लाख, कितना टीसीएस हो गया सर? 0.1% ऑफ 25 लाख, 2500। आंसर राइट, इजी क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े पर बहुत ईजी है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, समझ में आ जाएगा सीधे सीधे। What would be the amount of tax collection at source on the remittance made by Mr. X to his son? तो फिर रेमिटेंस आ गया, तो मिस्टर एक्स ने 7.5 लाख रेमिटेंस किया है टू SBI, ठीक है। उन्हें एजुकेशन लोन लिया था इस पर्पज़ के लिए, तो भैया क्या होगा, लोन लिया था तो 0.5% टीसीएस लगेगा 7 लाख के ऊपर, तो 50,000 पे सिर्फ 5.5% लगेगा, 250, ठीक है। On 15/1/2023, on having discussion with his friends about the gains he earned on sale of listed shares, he came to know about the following views. अच्छा, तो Mr. X has sold 1500 listed equity shares on 1st May 21 to Bombay Stock Exchange, which is sold after holding for 15 months. 15 मंथ के लिए होल्ड किया इन्हें, उनने STD पे किया बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एट द टाइम ऑफ सेल, और एक्वायर किया तो उसने 250 में। एक्स ने प्रॉफिट किया 170 का, ठीक है। 12/12/22 को ही रिसीव्ड एन इंटीमेशन अंडर 143(1) इंटीमेटिंग देयर इज नो टैक्स पेबल बाय हिम और रिफंडेबल टू हिम। उनने क्या किया, उसको क्या, ही इज ऑफ द व्यू दैट होल ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। उसको लग रहा था पूरा अमाउंट टैक्स से एग्जाम्प्ट है, इसलिए उसने रिटर्न में टैक्स भरा ही नहीं, और 143(1) में उसको टैक्स पेबल आया भी नहीं, ठीक है। अब 143(1) में नहीं आया, पकड़ाया नहीं क्योंकि, पर 143(3) में खुल सकता है उसका। तो लोगों ने इसके दोस्तों से बात की है, तो अब इसने 170 का इसको प्रॉफिट आया है लिस्टेड शेयर पे, तो 112A में सिर्फ 1 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है, तो 70,000 पे इसको टैक्स भरना चाहिए, ठीक है। तो रिटर्न रिवाइज कर सकता है, और रिटर्न रिवाइज करके ये रिटर्न फाइल कर सकता है। सर 31/1/18 के FMV का बेनिफिट ले सकता है क्या? बेटा इसने अभी शेयर बेचा है, 15 मंथ पहले लिया था, मतलब इसने 31/1/18 के बाद लिया शेयर। जो शेयर 31/1/18 के पहले लिए होते हैं वही 31/1/18 की FMV का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्यों उठा सकता है क्या? नहीं। तो सिर्फ 2 ही पॉइंट है इसमें, 1 और 3, कि वो 1 लाख के ऊपर एग्जाम्प्ट, 1 लाख के ऊपर टैक्सेबल होता है, 1 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है, और 143(1) की टाइम जो दिया हुआ है इंटीमेशन आ भी गया उसको, तभी भी वो रिवाइज कर सकता है रिटर्न, क्योंकि टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुई है। और इसका 70 लाख ऊपर का, नहीं सॉरी, 1,70,000 इसका प्रॉफिट आ रहा है ना, तो 1 लाख एग्जाम्प्ट है, पर 70,000 टैक्सेबल है, तो इसको रिटर्न फाइल करना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। इज मिस्टर एक्स रिक्वायर्ड टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB फॉर प्रीवियस ईयर 2022? इफ यस, व्हाट इज द ड्यू डेट? यस, करना चाहिए उसको, एक्स को, ठीक है, एक्स को करना चाहिए। और कितनी ड्यू डेट है उसकी सर? ड्यू डेट 30 सितंबर, ठीक है।
39 क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, एक्स लिमिटेड हैज़ 2 यूनिट्स, यूनिट ए एंड यूनिट बी एंगेज इन सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर एंड एडिबल ऑयल। अब देखो शुगर और एडिबल ऑयल, तो एडिबल ऑयल मैंने अभी बताया था स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं होता, शुगर स्पेसिफाइड बिजनेस होता है, ठीक है। वाई लिमिटेड एन इंडियन कंपनी टेक्स ओवर यूनिट बी ऑफ एक्स लिमिटेड, यूनिट बी खरीद लिया वाई लिमिटेड ने, ठीक है, बाय वे ऑफ स्लम सेल फॉर 350 lakhs. The expense incurred for this transfer was 10.5 lakhs. The following is the extract of balance sheet of X Limited as on 39/21. ठीक है, ये सब दिया हुआ है, इसमें पढ़ लेते हैं अपन। यूनिट ए हैज़ ट्रांसफर्ड प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड ऑन 31/10/2018 फॉर 30 lakhs टू यूनिट बी, ठीक है। Revaluation reserve is created solely by revising upward the value of fixed asset by unit B. तो रिवैल्यूएशन रिजर्व 110 से 110 का है, तो ये सिर्फ जो फिक्स एसेट्स है उसको बढ़ा के हुआ है, ठीक है। तो ये अपन माइनस करना पड़ेगा अपने को, रिवैल्यूएशन नहीं लेते अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, स्लम सेल के केस में। इन फिक्स एसेट्स ऑफ यूनिट बी वैल्यू ऑफ लैंड इंक्लूडेड एट रिवैल्यूड फिगर ऑफ 160 लाख विच वॉज परचेज एट 50 लाख, पूरा 110 लाख इससे ही भरा हुआ है लैंड के रिवैल्यूएशन से, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड as above from unit A is included at 30 lakhs. SDV of land as on date is 150 lakh. SDV से मतलब नहीं अपने को। Fixed assets do not include shares and securities, jewelry and artistic work. नहीं, SDV से मतलब है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब नहीं है, ठीक है। SDV से मतलब है, अब मतलब है, बताऊंगा क्या मतलब है, ठीक है। बैंक लोन इज इन द नेचर ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग्स। बैंक लोन 70% एट्रीब्यूटेबल टू यूनिट बी एंड 30% एट्रीब्यूटेबल टू यूनिट ए, 70% यूनिट बी का है, ठीक है। एक्स लिमिटेड डज नॉट हैव एनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज और डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ठीक है। तो पहले निकालना है अपने को व्हाट वुड बी द अमाउंट विच इज डीम्ड टू बी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम यूनिट ए टू यूनिट बी, ठीक है। यूनिट ए ने यूनिट बी को प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर किया, ठीक है। तो यूनिट ए क्या है, स्पेसिफाइड बिजनेस, यूनिट बी को उसने ट्रांसफर कर दिया, तो क्या होता है, डीम्ड इनकम क्या मानी जाती है, डीम्ड इनकम मानी जाती है जो अपने प्लांट एंड मशीनरी लिए थे, कॉस्ट जितना रिडक्शन मिला था माइनस डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन अलाउेबल। तो देखो 35 AD में अपने 30 लाख का रिडक्शन दिए थे उसको, ठीक है। कब दिए थे सर, प्लांट एंड मशीनरी कब लिए थे अपने, देखो 31/10/18 तब अपने एक्वायर किए थे, ठीक है। तो अपने 30 लाख में ट्रांसफर कर दिए 21 में उसको, तो 18-19 का प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा 7.5%, क्योंकि 31/10/18 को एक्वायर किया था अपन ने, वो माइनस कर देंगे। 1419 की WDV आ गई, 1920 का डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 15% पे, 1420 की WDV आ गई और 2021 का डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो 20,04,938 की अपन इस साल उसकी यूनिट ए की पीजीबीपी इनकम ऐड कर देंगे। समझा नहीं क्या हुआ, अगर अपने 35 AD के जो एसेट लिए हुए हैं वो बेच देते हैं 8 साल के पहले, तो अपने को 35 AD में जितना रिडक्शन लिया था वो माइनस डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन अवेलेबल, इसको अपने क्या करना पड़ता है, इनकम में ऐड करना पड़ता है पीजीबीपी की इनकम में। तो 20,04,938 अपन इनकम में ऐड कर देंगे, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लम सेल। स्लम सेल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी तो अपन 20,04,938 पे लिए हैं, जितना इसकी इनकम बनती है उतना अपना COA बन जाता है प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है। तो ये COA हो गया। लैंड बेटा, लैंड की वैल्यू देखो 160 लाख पे क्या है, रिवैल्यूड है, तो नॉर्मल वैल्यू कितनी 50 लाख थी, तो वही ले लेंगे, ठीक है। अदर फिक्स एसेट्स जो बचे, कितने बचे 160, एक मिनट ये कितना था, हाँ 280 माइनस 160 माइनस 30, लैंड और प्लांट एंड मशीन हटा के कितना बचा सर 90 लाख। तो अदर फिक्स एसेट्स 90 लाख हो गया। डेटर्स कितने सर, डेटर्स देखो उनके 175 और इन्वेंट्रीज है 1 लाख, ये 1 करोड़, ठीक है। बैंक लोन कितना है सर, इसको एट्रीब्यूटेबल कितना है 70%, तो 115 का 70% कितना हो गया 80,50,000, और ट्रेड क्रेडिटर्स 45% है, तो हो गया 126। सब मैंने सॉल्व किया बेटा, यहाँ पर सब निकाल के रखा हूँ, ठीक है। तो 228,54,938 अपना क्या हो गया
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। देखो अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन स्लम्प सेल इन द हैंड्स ऑफ एक्स लिमिटेड अज्यूमिंग एक्स लिमिटेड इज ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 BAA। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे स्लम्प सेल का अपने को टैक्स निकालना है। तो स्लम्प सेल आपको अगर याद होगा तो अब अमेंड हो गया है। अब स्लम्प सेल में क्या होता है, स्लम्प सेल में अपने को निकालना पड़ता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं सर, FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर। ठीक है, FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर। अब सर स्लम्प सेल का एक बार रिविजन करवा दूं क्या मैं जल्दी से, क्योंकि वो अमेंडमेंट आपसे पूछा है, उसका मोटिव क्या है कि आप एक बार अमेंडमेंट पढ़ लो, तो पढ़वा ही देता हूँ मैं। हाँ दिया स्लम्प सेल, ये है स्लम्प सेल, ये क्या स्लम्प सेल। देखो तो इसमें अपन क्या करते हैं, FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर करते हैं। तो FMV1 में क्या आता है, A+B+C+D-L। सब B+C+D क्या है, देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ती ना उसकी बुक वैल्यू ले लेते हैं, और जिनकी बढ़ती है उनकी SDV ओपन मार्केट वैल्यू या फिर FMV। ठीक है, B क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क। C क्या होता है, FMV ऑफ सिक्योरिटीज एंड शेयर्स। और D क्या होता है, SDV ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो एसेट की वैल्यू बढ़ती है उसकी ये सब वैल्यू, जिनकी नहीं बढ़ती उनकी बुक वैल्यू, और लाइबिलिटी की बुक वैल्यू। ये करते हैं अपन FMV1 में। और FMV2 क्या करते हैं, E+F+G+H, जो पैसा मिला ट्रांसफर पे और कुछ अगर एसेट वैसेट मिले शेयर सिक्योरिटीज तो उसकी FMV, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली अपने को कंसिडरेशन में तो उसकी SDV एंड अदर एसेट्स की ओपन मार्केट वैल्यू। ठीक है, चलो ये अपन कहाँ पे थे, बुकलेट पे आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पे देखो अपने को ऊपर जो लैंड मिला है ना, लैंड अपने जो ट्रांसफर हुआ है उसकी SDV दी है 150 लाख। तो लैंड की SDV लेंगे, बाकी सबकी नॉर्मल वैल्यू लेंगे। अदर फिक्स एसेट की बुक वैल्यू 120, इन्वेंट्रीज और डेटर की बुक वैल्यू 275, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, माइनस ट्रेड क्रेडिटर्स जितने जितने हैं वो माइनस कर देंगे जो लाइबिलिटीज़ है। तो 338.50 FMV आएगी FMV1, और 350 आएगा FMV2। ठीक है, तो बेटा अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर। क्या होगा, FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर, दैट इज 350 लैक्स। ठीक है, तो 350 लैक्स अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। ट्रांसफर एक्सपेंस अपन ने किया 10,50,000, पहले अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा था। एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन निकाला है 228,54,938। ठीक है, तो अपना LTCG आ गया 110,95,062, 110,95,062। अब अपने को क्या करना है, टैक्स निकालना है सर। तो सर 115 BAA ऑप्ट किया उसने, तो 115 BAA में स्पेशल इन रेट की इनकम जो होती है, 115 BAA में स्पेशल रेट की इनकम जो होती है वो स्पेशल रेट पर टैक्स पर होती है। तो LTCG 20% में टैक्स पर हो जाएगा। तो क्या है 110,95,062। तो कहाँ गया 110,95,062 कितने रेट पर, 20% में टैक्सेबल। ठीक है, प्लस 1 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज 7% लगा दो, प्लस 4% सेस लगा दो। कितना आंसर आ रहा है, देखो कितना आंसर आ रहा है, आपका आंसर आएगा ये 24,69,317। ठीक है, 20,000 आंसर। अरे आंसर तो पर सी दिख रहा है, मैंने सरचार्ज सही लगाया ना, 7% लगता है ना, हाँ तो सही लगाए हैं। क्या दिक्कत है फिर, कहीं तो कुछ तो इशू है। तब फिर से एकदम एकदम बुरी बुरी एक्टिंग करो, एकदम बुरी, बैड, वेरी बैड। तो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आपने छुपा के रखो, हमको दिख रहा है, इधर छुपा के रखो। देखो ये तो मिटाओ पहले, पुराना वाला गलत वाला मिटा देते हैं। सर यहाँ पे क्या गलती हो गई सर, यहाँ पे ऐसा क्या छुपाया हो आपने, देखो दिखाता हूँ अभी। बेटा ध्यान रखना 115 BAA में जब भी सरचार्ज लगता है, मतलब सरचार्ज वहाँ मैंडेटरी है, हर कितनी भी इनकम हो सरचार्ज मैंडेटरी है, और मैंडेटरीली 10% लगता है, मैंडेटरीली 10% सरचार्ज लगता है। ठीक है, तो 20% रेट लगेगा स्पेशल रेट। ठीक है, प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस, तो 25,38,550 आपका आंसर आएगा। कर लो कैलकुलेट। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी था, और यहाँ पे 90% बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द ड्यू डेट by which X Limited is required to furnish a report from chartered accountant?
सर्टिफाइंग द करेक्टनेस ऑफ नेटवर्थ, तो बेटा ये 44AB की डेट के पहले करना पड़ता है, तो 30 सितंबर 21 के पहले करना पड़ेगा. Assuming that X Limited has transferred Unit B to Y Limited in accordance with the scheme of demerger under Section 219AA, what would be the taxability in the hands of X Limited and Mr. Raj, a shareholder of X Limited, on such transfer? So, as per Section 47, following transactions are not regarded as transfer. That is, no capital gain in the hands of shareholder when they receive shares of resulting company, and no capital gain when assets are transferred by demerged company to resulting company. ठीक है, ये दोनों केस में तो बेसिकली दोनों के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा. ठीक है, तो यहाँ अपने 40 क्वेश्चन तक हो गया. अपना एक ही क्वेश्चन बचा है 34th क्वेश्चन. ठीक है, वो भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं. तो उसमें बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा ही है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, पर ट्रिकी बहुत नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा तो ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी है. मतलब एक पॉइंट उसमें बहुत ट्रिकी है, वो आपको बनेगा ही नहीं कुछ भी कर लो, मतलब अगर यहाँ पढ़ के नहीं गए आप तो. ठीक है, तो अपन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पहले पढ़ नहीं रहे अपन, पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस सौम्या. अब सौम्या के बारे में पढ़ना है अपने को. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि कौन क्या क्या है. तो मिस्टर राजेश, मिसेस सौम्या, ये दोनों पति पत्नी हैं और इनके दो बेटे हैं, दो सुपुत्र हैं इनके, मिस्टर दिनेश और मिस्टर कार्तिक. ठीक है, और ये दोनों बाहर रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते. 2000 तक इंडिया में रह रहे थे वो, और उसके बाद कंट्री एक्स में चले गए वो, और वहाँ परमानेंटली सेटल हो गए. ठीक है, अब मिसेस सौम्या के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है. ठीक है, देख लेते हैं अपन. 3 अक्टूबर को वो इंडिया में विजिट करती है 21 को, और 31 जन तक रहती है. तो 121 डेज वो इंडिया में रहती है इस साल, प्रीवियस ईयर 21-22 में. और हर साल वो दिसंबर जनवरी में आती है. ठीक है, और मई में आती है. हर साल दिसंबर जनवरी और मई में आती है. तो शी स्टडीज इन इंडिया फॉर दिसंबर जनवरी एंड मई एवरी ईयर. तो 93 डेज हर साल रहती है, और इस साल 121 डेज रही है. तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा इस साल. तो स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2022 इज 121 डेज एंड लास्ट फॉर ईयर 93 × 4 372 डेज. तो बेटा सेकंड बेसिक कंडीशन क्या बोलती है कि अगर प्रीवियस ईयर में स्टे इन इंडिया 60 डेज से ऊपर है एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में अगर 365 डेज के ऊपर है, तो वो क्या होता है, रेसिडेंट हो जाता है. तो वो हो गए रेसिडेंट. अब सर उसका अपन बहुत एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करके देख रहे हैं. तो लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में 91 डेज हर साल आ रही है इंटू 7, तो 651 डेज होते हैं. कितने रहना चाहिए, 730 डेज. तो ये तो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है. एक तो नहीं, पहली चेक किया अपन, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है. अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करती है तो क्या होती है, NOR. तो RNOR हो जाएगी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर दिनेश एंड मिस्टर कार्तिक फॉर AY 22-23. अब दिनेश और कार्तिक का अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है. ठीक है, तो दिनेश और कार्तिक के पहले बारे में जान लेते हैं इन लोग क्या करते हैं. देखो, ये पहले अपने पापा मम्मी के साथ बाहर रहते थे. फिर दिनेश ना 2016 में ना इंडिया आ गया, उसने IIT दिल्ली ज्वाइन कर लिया, और सितंबर 2020 में उसने जॉब ज्वाइन कर लिया. तो 2016 से वो इंडिया में आ गया है. ठीक है, मिस्टर दिनेश. और मिस्टर कार्तिक, वो कॉलेज अपना मतलब कंट्री एक्स में ही ख़त्म किया उसने, और फिर कब ज्वाइन किया यहाँ पे. मिस्टर कार्तिक कहाँ है, सब दिया हुआ है, मैं सब बनाया हूँ, रुक जाओ. ठीक है, मिस्टर दिनेश, देखो मिस्टर दिनेश ने क्या किया. मिस्टर दिनेश रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब इन ABC लिमिटेड ऑन 28 सितंबर 21. वो इंडिया में जॉब कर रहा था, वो इंडिया में जॉब कर रहा था. ठीक है, उसने क्या किया, अरे कहाँ चले गई स्क्रीन, हाँ. तो 2016 के बाद वो 2016 में इंडिया में आया, और 4 साल में इंडिया में पढ़ाई किया, फिर वो इंडिया में जॉब कर रहा था. करेक्ट बात. ठीक है, तो मुझे बताइए एक बात कि उसने क्या किया फिर 28 सितंबर 21 को उसने रिज़ाइन कर दिया. 28 सितंबर 21 को उसने रिज़ाइन कर दिया इंडिया से, जॉब से, और वो बाहर चला गया न्यूयॉर्क. ठीक है, रेजिग्नेशन उसने 28 अगस्त को सबमिट किया था, और इंडिया उसने 28 सितंबर को लीव कर दिया. 28 सितंबर 21 को इंडिया लीव कर दिया. तो इंडिया में इस साल कितने दिन रहा है वो, 1 अप्रैल 21 से 28 सितंबर 21 तक, क्योंकि वो 28 सितंबर को लीव करके चला गया और मार्च तक वहीं पे रहा. फिर तो प्रीवियस ईयर 21-22 में इंडिया में उसका स्टे है 1 अप्रैल 21 से लेकर 28 सितंबर 21 तक, टोटल 181 डेज. ठीक है, -30 डेज अज्यूमिंग दैट ही विजिटेड कंट्री एक्स फॉर 1 मंथ. कंट्री एक्स एक मंथ के लिए गया होगा, वो हर साल 1 महीने के लिए जाता है, तो -30 डेज वो कर दिया अपन ने. अपनी मम्मी से मिलने हर महीने जाता है ना, ये पढ़े क्या अपन ने, रुक जाओ एक मिनट. हाँ,
जी मैंने बताया नहीं आपको। दिनेश विजिट्स हिज पेरेंट्स इन कंट्री एक्स फॉर 1 मंथ एवरी ईयर। हर साल 1 महीने के लिए वो कंट्री एक्स जाता है, ठीक है। जब वो इंडिया में रहता है ना, तो हर साल वो 1 महीने के लिए कंट्री एक्स अपने पापा मम्मी से मिलने जाता है। तो 181 डेज इंडिया में रहा है वो इस साल, और -30 डेज की अपन ने अज्यूमिंग कि इस साल भी वो 1 महीने गया होगा मिलने अपने पापा मम्मी से, ठीक है। अब मिस्टर कार्तिक के बारे में बात कर लेते हैं। मिस्टर कार्तिक ना 30 नवंबर को ज्वाइन करना था उसको PQR लिमिटेड, ठीक है। नहीं, उसने रिज़ाइन कर दिया 30 नवंबर को वहाँ से, बाहर से, और 2 दिसंबर 21 को इंडिया में आया वो। तो 2 दिसंबर 21 से 31 मार्च 22 तक उसका स्टे था देखो 120 डेज़ का, ठीक है। और पिछले 4 साल में वो आता है क्या इंडिया? यस, ही विजिट्स इंडिया फॉर 2 मंथ्स एवरी ईयर। हर साल इंडिया 2 महीने आता है वो, हर साल 2 महीने आता है, ठीक है। इन द ईयर 2020 ही विजिटेड इंडिया फॉर 1 मंथ। हर साल 2 महीने आता है, पर 2020 में वो सिर्फ 1 महीने के लिए आया, ठीक है। अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी बना दिए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, आया तो छोड़ देना, मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 2021 में वो सिर्फ जुलाई में आया 1 दिन 1 महीने के लिए, बाकी हर साल वो 61 डेज 2 महीने आता है, जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त 2 महीने आता है, ठीक है। तो ठीक है, हर साल आता है। तो मैंने 61 डेज लिया, पर 62 डेज होना चाहिए ना। जुलाई में 31, अगस्त में भी, जून अप्रैल मई जून जुलाई, नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 61 डेज होना चाहिए। मैंने 61 लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि लास्ट 4 ईयर में 217 डेज ही है, ठीक है। मतलब 365 से कम है, इसको 62 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर उससे, ठीक है। इतना कन्फ्यूजिंग देखो, कितने डेज हो गए? 186 + 30। अच्छा, मैंने ये सही किया हूँ, 217 ही किया था, यहाँ पर लिखा गलत हूँ मैंने, ठीक है। तो 217 डेज इन लास्ट फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो अब बताओ, ये बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। इस साल तो 60 डेज से ऊपर है, पर लास्ट 4 ईयर्स में वो 365 डेज से कम है, तो ये एनआर होगा। और ये कौन से है? ये 151 डेज रह रहा है इंडिया में इस साल, और पिछले 4 साल में भी इंडिया में ही था ये तो पढ़ाई इधर से किया, IIT दिल्ली से, तो ये तो रेसिडेंट है। तो मिस्टर दिनेश रेसिडेंट है, ठीक है, और वो एनआर है। अब मिस्टर दिनेश का अपने को देखना है कि लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा है वो तो लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में साल भर रहा है, बस 1 महीने जाता है, तो उसका लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में स्टे है 130 डेज, ठीक है। स्टे इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर देखते हैं अपन, ठीक है। तो लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में वो 2016 से इंडिया में आया है, तो 5 साल से इंडिया में रह रहा है वो, तो 5 साल से वो इंडिया में अगर रह रहा है, तो 365 डेज -30 डेज पर ईयर इंटू 5 प्रीवियस ईयर, तो इन 5 सालों के लिए वो रेसिडेंट है, और लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में वो 1675 डेज रहा है। मतलब ये ROR की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ROR हो जाएगा ठीक है। बहुत ही गंदा क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर दिनेश चार्जेबल टू टैक्स अंडर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एट 1961 फॉर AY 22-23। तो सर मिस्टर दिनेश क्या है? ROR है, तो इसकी वर्ल्ड इनकम यहाँ पर टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी इनकम कितनी थी? यहाँ पे देखो, उसकी इनकम थी, यहाँ पे जॉब के ज्वाइन किया उसने, कितनी इनकम पे? मंथली सैलरी ऑफ 1,50,000, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए निकाल रहे हैं अपन सैलरी, तो सैलरी यहाँ पे कितनी निकली उसको? 6 महीने यहाँ पे रहा, अप्रैल से सितंबर तक, तो 6 महीने की 9 लाख होती है 150 से, माइनस डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000, तो 8,50,000 की सैलरी हो गई इंडिया की। बाहर की सैलरी कितनी मिली उसको? बाहर की सैलरी देखो मिली 7,000 पर मंथ, $7,000 7,000 पर मंथ। अब $7,000 7,000 पर मंथ का अपन ने कैलकुलेशन निकाले यहाँ से, रेट से देख के वो अपन निकाले हैं 29,86,200। कैसे निकाले बताता हूँ अभी, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। सैलरी अपन 850 कैसे निकाल रहे वो देख रहा हूँ मैं। अच्छा, उसने काम कब तक किया देखो, मिस्टर दिनेश ने काम कब तक किया है देखो, उसने 20 सितंबर तक ही काम किया है,
रिज़ाइन उसने 20 सितंबर तक कर दिया था, तो उसको लास्ट मंथ की 20 सितंबर तक की ही सैलरी मिलेगी। तो लास्ट मंथ की 10 दिन की सैलरी काट दो भाई, तो लास्ट दिन की अपने को काटोगे आप, तो 150 में से उसको सिर्फ 1 लाख मिलेगी। तो 5 महीने की कितनी हो गई 750, और आखिरी महीने की कितनी 1 लाख, तो 8,50,000 ऐसे होगी। ठीक है, वही मैं बोला। और डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, और एफडी इंटरेस्ट उन्होंने 40,000 कमाया है इंडिया से। तो 38, 26, 200 उसकी इनकम होगी इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी सब पॉइंट कुछ काम के नहीं है, ये 850 भी ऐसे निकल गया, वो तो निकालने का था। सैलरी फ्रॉम एमएनसी इंक ये काम का है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ है? तो देखो पहले मैंने क्या किया था इसमें, पहले मैंने ये 3110 से, मतलब जिस मंथ की है, तो अक्टूबर से गया वहाँ पे, तो अक्टूबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा था अक्टूबर के एक्सचेंज रेट से। फिर ना मैंने बहुत देर गलती किया, बहुत देर इसमें दिमाग अपना लगाया। फिर मैंने खोला ये एनआर टैक्सेशन चैप्टर, तो वहाँ मैंने पढ़ा कि एनेक्जर में कुछ रेट्स दिए हैं। ठीक है, एनेक्जर में 115 रेट ऑफ एक्सचेंज दिए हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर सैलरी के बारे में क्या दिया है, देखो कि द लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ इन विच इनकम इज ड्यू, मतलब अक्टूबर इनकम ड्यू होगी तो उसके एक महीने पहले की लास्ट डे ऑफ मंथ की देखेंगे। ठीक है, तो अपन अक्टूबर की सैलरी के लिए सितंबर का रेट देखेंगे, नवंबर की सैलरी के लिए अक्टूबर का, ऐसे करते करते पिछले साल का रेट देखेंगे, मतलब पिछले महीने का रेट देखेंगे, तो मार्च की सैलरी तक के लिए फेब का देखेंगे। तो उसमें बहुत दिमाग लगाने के बाद ये आंसर आया भाई, आ ही नहीं आता, आंसर ही नहीं आ रहा था, बहुत देर टाइम लग गया मेरे को। ठीक है, तो अपन ने कैलकुलेट किया देखो वहाँ से। ठीक है, तो वैसे ही ये हुआ है 34.3 क्वेश्चन। ठीक है, मैंने सोल्यूशन पूरा दिया है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चेक कर लेना, सब सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको। 34.4 व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर कार्तिक चार्जेबल टू टैक्स अंडर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये तो एनआर है, इसके सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। तो इंडिया में इसकी सैलरी इनकम कितनी होगी 6 महीने की, कितनी सैलरी पे आया है बताओ? ये आया है भाई 99,200 पर मंथ। ठीक है, 5 दिसंबर से, तो आप कैलकुलेट करोगे 384 आएगी, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, बाकी सेविंग इंटरेस्ट मिला है इसको 9,500 का, जो कि 80 TTA में डिडक्शन मिल जाएगा, तो 334 उसकी इनकम हो जाएगी। मिस्टर राजेश का अब रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना, भाई क्या फालतू क्वेश्चन है। अब मिस्टर राजेश कहाँ है? मिस्टर राजेश विजिट इंडिया फॉर 1 मंथ एवरी ईयर, एक साल आता है अपनी बीवी के साथ। ठीक है, तो एक साल आता है तो उसकी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं, एक साल बोल रहा हूँ, सिर्फ एक महीने आता है हर साल, तो इसकी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं, सिर्फ 1 मंथ आता है, तो ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। कैसा पागल परिवार है, पूरा बाहर रहता है पर एक साल 1 महीने इंडिया में आता है, कोई इंडिया से बाहर 2 महीने जाता है, कुछ भी बनाए क्वेश्चन, कुछ भी, इतना फालतू क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो ये 34 क्वेश्चन हो गया। तो बेटा यहाँ पे अपना पूरे 31 to 40 10 क्वेश्चन पूरे हो गए MCQs केस सिनेरियोस के। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ये लेक्चर पूरा। ठीक है, इसके अलावा 1 to 30 का क्या करेंगे सर? 1 to 30 में बेटा सिर्फ बहुत कम चेंजेस है, बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ इतने चेंजेस है। तो आप मेरे पुराने लेक्चर जो इस चैनल पे है वो रेफर कर सकते हो इस क्वेश्चन को छोड़ के, या फिर 2 दिन अगर रुक रहे होंगे तो 2 दिन में मैं वो पूरा एक फाइल बना के 4 घंटे 4.5 घंटे की, उसमें ये क्वेश्चन चेंजेस करके वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, तो आप पूरी वो एक फाइल रेफर कर सकते हो। ठीक है, वैसा भी कर सकते हो, तो आप देख लो आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, अगर यहाँ तक आए हो तो, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा। मैंने ट्राई किया हूँ कि रिकॉर्ड करूँ, मुझे आज बहुत दिक्कत हुई रिकॉर्ड करने में, इतने बार लैग हुआ, इतने बार इशू हुआ है आज, पर फिर भी कैसे कैसे करके मैंने रिकॉर्ड 1.5-2 घंटे का लेक्चर होगा ये शायद मूल मिला के, और मुझे लग गए 4 घंटे रिकॉर्ड, 4-5 घंटे लग गए रिकॉर्ड करने में सिर्फ, क्योंकि इतनी दिक्कतें आ रही थी, पर मैंने बोला भाई रिकॉर्ड करना ही है। बहुत बच्चे मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं इसकी, तो आई हैव डन इट। अब ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप इसे शेयर करो अच्छे से, और ये आपको जो सॉल्यूशंस है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।